पूरी तरह से कंसोलिडेशन का दिन था और इस कंसोलिडेशन के दिन में दो चीज़ें आपने अच्छे से नोटिस की होंगी। पहला, मार्केट को थोड़ा फ्यूल नहीं मिल रहा था चलने के लिए, जिस फ्यूल की हम बात कर रहे थे। दूसरा, जो अच्छी चीज़ थी कि मार्केट ने अपने सपोर्ट्स को बखूबी निभाया। ना केवल अच्छे से सपोर्ट्स को बचाया, बल्कि ये मैसेज भी सिस्टम में डाल दिया कि अभी वो फ्यूरियस बुल रन के अंदर है, ना वो नए हाई लगाने के बाद फटीक में है, ना ही थकावट में है। कल भी ग्लोबल मार्केट के संकेत खराब थे, आज कुछ ज़्यादा खराब हैं। इसलिए कल तो हमने डाइजेस्ट कर लिया कि आज मार्केट डाइजेस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। 120 पॉइंट का ही मान लीजिए कट लग जाता है, तब भी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट बच जाएंगे, उसका फ़ायदा आज आपको ज़रूर मिलना चाहिए। तो इसलिए आज का दिन बहुत ही क्रिटिकल है। आज है बुधवार और सब कुछ है शुद्ध, और करते हैं जरा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ रहेंगे। अगले 2.5 घंटे मेहमानों को हम अपने साथ जोड़ लेंगे और फटाफट से सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और आप इस कार्यक्रम के मेथड को जानते हैं। पहले हम 4 विंडो में अहम ट्रिगर लेके आते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा इंडाइसिस की, ग्लोबल मार्केट्स की चर्चा करते हैं, फिर स्टॉक्स इन न्यूज़, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स और मार्केट्स की कॉल्स जो है हम सब कुछ आपके सामने रखते हैं। आज भी इसी सिलसिले को फॉलो करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल या फिर इंपॉर्टेंट ट्रिगर के साथ एक विंडो बनी हुई आपकी स्क्रीन पर आएगी, आप उसको पहले जरा नोटिस कर लीजिएगा। यूएस मार्केट्स के साथ पहली विंडो हमेशा की तरह होगी। आज भी डाउ करीब कल 400 पॉइंट टूट गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही ऑल टाइम हाई पे है, यूएस भी अपने ऑल टाइम हाई पे है और वहाँ पर भी फटीक है। वहाँ पे भी इलेक्शन ईयर है, यहाँ पर भी इलेक्शन ईयर है और बहुत सारी चीज़ें जो गल्फ में हो रही हैं उन सब का चीज़ों का असर ग्लोबली पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पर भी हल्की फुल्की मुनाफा वसूली हो रही है। निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, जैसे हमने बताया, 120 पॉइंट का कट लगा हुआ है। देखते हैं हम आज ओपन कहाँ पे करते हैं। अगर इतने ही ओपन कर गए तो सीधा सपोर्ट पे खुलेंगे, अगर कम ओपन करते तो फिर थोड़ी जद्दोजहद होगी। क्रूड 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। सोना पहली बार $2300 के पार कर गया। हमने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि मैक्रोस को भले आप रोज ना देखें, लेकिन जब भी ये कोई मूवमेंट दिखाएं इनको नोटिस ज़रूर करें। और ये वही मैक्रो के 2 पॉइंट्स हैं। इसमें बॉन्ड यील्ड भी अगर हम डालना चाहें तो वो भी हम डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मॉयल और नाल्को हिंदुस्तान जिंक के दमदार बिजनेस अपडेट्स आए हैं। ये बिजनेस अपडेट्स कल से आना शुरू हो गए। कल भी हमने आपको एक खेप दिखाई थी, आज दूसरा हिस्सा बिजनेस अपडेट्स का हम आपके सामने और रखेंगे। इसके अलावा टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, सीएलएसए ने रेटिंग अपग्रेड किया है। अगर आपको ध्यान नहीं हो या मैं आपको याद दिलाता हूँ, पिछले 15 दिनों में अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आईटी को लेके आई है। मॉर्गन स्टैनले कहता है कि हम तो कमज़ोर अर्निंग्स देखते हैं, सीएलएसए कहते हैं हम तो रेटिंग अपग्रेड कर देंगे, और दोनों आईटी पे बोल रहे हैं। इसका मतलब आईटी के अंदर कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन में से बाहर निकल के जो अच्छी चीज़ है वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। इसलिए 4 अहम ट्रिगर के साथ कार्यक्रम के कर रहे हैं शुरुआत, और सृष्टि बढ़ा रही है कार्यक्रम को। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें, क्योंकि वहीं से थोड़ा सा मूड खराब होते हुए नजर आया है। क्योंकि अभिषेक, कल काफ़ी गिरावट देखने को मिली डाउ जोन्स में। बताइए क्या रही इसके पीछे की वजह, और कमोडिटीज़ में जो एक्शन है लगातार हम दर्शकों के लिए हाईलाइट कर रहे हैं। अब ना ही सिर्फ सोना बल्कि क्रूड में भी अच्छी चाल देखने को मिली है। बिल्कुल सृष्टि, क्रूड से ही शुरू कर लेते हैं और अमेरिकी बाजार पर बाद में आएंगे, क्योंकि क्रूड हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक रेंज में हुआ करता था 80 से 85 की, अब उस रेंज की फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है अब, और $89 के आसपास का ब्रेंट क्रूड का भाव हो गया है और अक्टूबर के बाद के सबसे ऊपरी स्तर पर है, यानी कि 5 महीने की ऊंचाई पर कच्चा तेल पहुंच गया है। दरअसल सप्लाई घटने की चिंताएं हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हावी हैं मिडिल ईस्ट को लेकर, रशिया को लेकर। अक्टूबर के बाद अगर हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड या फिर WTI जो कि यूएस का बेंचमार्क है, ये दोनों के दोनों सबसे ऊपरी स्तर पर जाकर कारोबार कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन ने रूस की एक बड़ी रिफाइनरी पर ड्रोन का अटैक किया था, उसके चलते वहां से सप्लाई का डिसरप्शन है। ईरान के दूतावास पर सीरिया में जो हमले हुए थे, ईरान ने ये कहा है कि हम उसका बदला लेंगे, उसके चलते थोड़ा सा तनाव जरूर वहां पर है। और दरअसल एयर स्ट्राइक में ईरान के 2 जनरल और 5 मिलिट्री एडवाइजर मारे गए थे। इसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में उबाल है और $89 के आसपास के भाव हैं। थोड़ी सी चिंता की बात ये जरूर है, अगर $90 के आसपास पहुंच जाता है थोड़ी सी चिंता है भारतीय बाजारों के लिए जरूर यहां से बढ़ेंगी। लेकिन अगर अमेरिकी बाजारों की अगर हम बात करें तो डाउ में लगातार हमने दूसरे दिन कमजोरी देखी है और 2 दिन में डाउ की जो गिरावट है वो करीब करीब 625 अंकों के आसपास की हो गई है। नेस्डेक में, एसएनपी में, वहां पर भी हमने देखा है कि 1 से 1.25% के आसपास की गिरावट हमने देखी है। दरअसल जून में अनुमान करके चल रहे थे, मान के चल रहे थे कि फेड की तरफ से पहला रेट कट आएगा, लेकिन जिस तरह से आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं अमेरिका में, इन्फ्लेशन ऊपर है, आर्थिक आंकड़े मजबूत आ रहे हैं,
पीएमआई के जो आंकड़े आए करीब करीब 1.5 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर वो आए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के, उसके चलते कहीं ना कहीं जून में रेट कट की उम्मीदों को धक्का लगा है और बॉन्ड यील्ड ऊपर गई है। इसके चलते बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है 4.347% पर, और ये नवंबर के बाद सबसे ज्यादा है। इसके चलते हमने डाउ पर प्रेशर देखा, S&P 500 और नेस्डेक पर भी प्रेशर देखा। बॉन्ड यील्ड में उछाल से एक और चीज हुई है वो ये कि बिटकॉइन है 24 घंटे में करीब करीब $5,000 फिसला है। तो एक ये चीज भी वहां पर नोटिस करने वाली चीज है। लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें अमेरिका में, तो पहली तिमाही में टेस्ला की व्हीकल डिलीवरी में करीब करीब 8.5% के आसपास की गिरावट आई है, और इस गिरावट के चलते टेस्ला के शेयर में करीब करीब 5% के आसपास की हमने कमजोरी देखी। इसके अलावा एनवीडिया, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, ये तमाम शेयर दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुए हैं। और अगर एशिया की अगर बात करें तो गिफ्ट निफ्टी से भी कमजोरी के संकेत हैं। 130 अंक नीचे इस वक्त आपको दिखेगा गिफ्ट निफ्टी 22,450 के स्तर के आसपास। और जो दूसरे बाजार हैं जहां से हम क्यूज लेते हैं, चीन के बाजार, खासतौर से हांगकांग के बाजार और जापान के बाजार, वहां के बाजारों में भी आज हम गिरावट पर ही कारोबार होते हुए देख रहे हैं। तो ग्लोबल बाजारों से मूड थोड़ा सा कमजोर है, और इस कमजोरी में अगर आप यूएस की फ्यूचर्स को जोड़ दीजिए, वहां से भी नरमी के ही संकेत मिल रहे हैं। तो अमेरिकी मार्केट कमजोर है, गिफ्ट निफ्टी कमजोर है, एशियाई बाजार कमजोर है, क्रूड में उबाल है, और फ्यूचर्स भी हम कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए देख रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी कमजोरी के ही संकेत हैं। देखते हैं कि भारतीय बाजार संकेत किस तरह से लेते हैं। अब जरा आ जाते हैं एफआईआईज के और डीआईआईज के आंकड़े पर कि वहां से क्या संकेत मिल रहे हैं, और एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग कैसी है, और उसके बाद हम निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के जो ट्रेडर हैं उनके लिए क्या रणनीति बाजार में होनी चाहिए, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन निफ्टी शुरुआत करेंगे एफआईआई से। बताइए क्या संकेत मिल रहे हैं एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग से या फिर उनकी पोजीशन से? देखिए एफआईआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है उसमें 2% का इजाफा हुआ है। करीब 45% से बढ़कर 47% हुई है। कल आप देख पा रहे होगे ऑलमोस्ट हमने कुछ ज़्यादा नफ़े नुकसान के साथ बंद नहीं किया, ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ही बंद थे, जहाँ पे हमने गैप के साथ भी ओपन किया हुआ है। तो कुल मिला के मार्केट के पास एक अच्छे पॉइंट्स है, बेस स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको शुरुआती नोट में भी कहा कि कल बाजार को फ्यूल की वो कमी दिख रही थी, जिस फ्यूल की मैं आपकी कल बात बोल रहा था, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट या वो फ्यूल लेके नहीं आए हुए हो, आपके पास था, वो ऑलरेडी आपने फर्स्ट डे भी खर्च कर दिया। आपकी एक कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी से तो आप कोई काम ही नहीं कर पाता। तो वही कैपेसिटी मार्केट ने अपनी खर्च की हुई है। तो मार्केट को अभी नया फ्यूल चाहिए और लेके आना पड़ेगा। ये चाहे लॉन्ग से आए चाहे शॉर्ट कवरिंग से आए। शॉर्ट कवरिंग के इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि सामने रेजिस्टेंस है और इससे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग की नहीं जाएगी। तो लॉन्ग आना चाहिए। तो लॉन्ग अभी बन नहीं रहा। तो कल प्राइस एक्शन भी डल था और ओपन इंटरेस्ट भी डल था। अगर आपको मैं फ्यूचर की प्लेट दिखाऊंगा तो आप देखेंगे वहाँ पे सिर्फ 1.5% का ओवाई एडिशन हुआ, नहीं तो ये 1-2 दिन पहले तो 7-7, 8-8% तक चल रहे थे। बट एनी हाउ हम आगे निकल आते हैं। 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है ओपन में। ये 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट जब 2.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तब आपके काम बनेगा कुछ। तब तक आप एफआईआईज का जो नंबर है इसको बहुत रिस्पेक्ट करके चले। ये कल 1.5% का ओवाई एडिशन जिसकी मैं बात कर रहा था। अब आते हैं अपने एफआईआई से जो पॉइंट पूछा है वो सिर्फ 2% बढ़ा है। रिटेल और डीआईएस की तरफ से कोई होल्डिंग में चेंज नहीं हुआ। अगर एक बार आप एफ&ओ की जो यहाँ पे पोजीशंस होती हैं कि कैश में कितना खरीदा, ऑप्शंस में कितना खरीदा, वो वाला हिस्सा भी दिखा पाए ना, तो उसमें आप देखेंगे कि इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर कल बाइंग हुई है। जब ऑप्शंस के अंदर बाइंग होगी और कैश यानी कि टोटल होल्डिंग्स बढ़ेगी तो बाजार अपना बेस अच्छे से बनाएगा। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, कैश के अंदर और ऑप्शंस के अंदर जब बाइंग मार्केट होगी और अगर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं होता तब भी बाजार अपना बेस बनाएगा। तो दोनों कंडीशन में बाजार का बेस तय है, उसमें कोई ज़रा डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। ये वो आंकड़ा है इंडेक्स ऑप्शंस का, यहाँ पे आपको 10,000 करोड़ रुपए का प्लस दिख रहा है। अमूमन ये 3-4-10 दिन से पहले माइनस चल रहा था। मोटा मोटी बात यही है कि एफआईआईज को अपना दोस्त मान के फिलहाल आप खड़े रहो, कोई दिक्कत है नहीं एज सच। ठीक है, एफआईआईज की अगर हम कैश में अगर उनके आंकड़ों की हम बात कर लें तो नेट कल 1600 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली रही, 1650 करोड़ के आसपास की। और हमने परसों के सत्र में भी देखा था कि 525 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई थी। तो लगातार 2 दिन से वहां पर बिकवाली के ही आंकड़े हैं। लेकिन अगर डीआईआईज की बात करें तो वहां से लगातार मोमेंटम हम मजबूत देख रहे हैं और कल भी करीब 1950 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई है। अब आ जाते हैं निफ्टी पर। कल हमने देखा कि करीब 100 अंकों के आसपास का दायरा था, लेकिन जहां से खुले और चले आखिर में जहां पर बंद हुए ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखेगा। 6-7 अंकों के आसपास की ही नरमी रही निफ्टी में।
तो डिम्पी कल रेंज का ही बाजार हम कहेंगे, क्योंकि इस बेस पर अगर 100 अंक की ही अगर रेंज रहे तो उसको हम बहुत सीमित कहेंगे। आप बताइए कि जो लॉन्ग वाले जो ट्रेडर हैं निफ्टी में, वो क्या करें, और क्या ये नया लॉन्ग करने के लिए मौका है, या फिर आज कॉशियस रहें क्योंकि आज माहौल थोड़ा सा वीक दिख रहा है? ये वीक माहौल और तेज़ माहौल सिर्फ आपको ओपनिंग में डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद आप अपने अपने डोमेस्टिक लेवल्स पे आ जाओगे, फिर आप खुद से चेक करोगे कि हम कितने पावरफुल हैं और कितने वीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है और कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि देखिए 2 दिन, ये जो हफ्ते भर का काम था ना, मार्केट ने 2 दिन में कर दिया। कोई बात नहीं, वो रिक्वायरमेंट भी थी 2 दिन की करने की, तो उसने करके तो दिखा दिया। अब थोड़ा उसको भी समय चाहिए सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। कुछ नए लोगों को भी तो वेट कर रहे हैं ना वो अंदर आने के लिए। तो मार्केट अपने रिदम के अनुसार उनको एंट्री भी देगा और अपने रिदम के हिसाब से लोगों का थोड़ा बाहर भी करेगा। कैसे करेगा, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ इस डेरिवेटिव के डाटा से। पहला पॉइंट, अभी 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये 2,20,30 के कॉन्ट्रैक्ट हमको चाहिए, तो अभी हमको 20,000 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, नए नए चाहिए हमको। ये कहाँ से आएंगे? ये फ्रेश लॉन्ग की फेम से आएंगे। ये लॉन्ग कब बनेगा? अभी बनेगा कि डिप में बनेगा? उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा डिप में बनेगा। अगर आज 120 पॉइंट नहीं भी टूटे होते तो कल अभी अभिषेक आपको ध्यान होगा, हमने आपको बताया था कि 100-150 पॉइंट का वेट करो, ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा। आप अपने लेवल के साथ टिके रहो, बाजार से फाइट मत करो कि मेरे को आप आज ही लेना और मैं अभी पोजीशन को लूंगा या अभी बेचूंगा। आप अपने लेवल्स पे खड़े हो जाओ, पोजीशन आएगी आएगी, नहीं आएंगे तो छोड़ देंगे। ये बात हमने कल भी बोली थी, और आज ही आज देखो आपको गिफ्ट निफ्टी आपको 100 पॉइंट दिलवा रहा है नीचे, तो आपके पास एक अच्छा पॉइंट मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिनके पास पोजीशन है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 22,200, 300, 400 जैसे उनका मन करे वो अपना स्टॉप लॉस लगा ले, ट्रेल किसी भी हालत में वो पैसा बना के निकल रहे हैं। लेकिन जिनको नया आना है उनके लिए रेंज है 22,200 से 300 वाली रेंज। इसके बीच में जितना अपने आप को स्क्वीज करके ले लोगे उतना बेहतर है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने 22,200 पे कुछ लिया, 22,250 पे कुछ लिया, 22,300 पे कुछ लिया, तो मेरी एवरेज करीब करीब 280 के आसपास आके बनेगी। तब उस केस में मैं अपना 150 का 22,150 का अपना एक स्टॉप लॉस डालूंगा। मेरे पास जो पहला टारगेट होगा वो 22,550, 650 है। ये तो सुन के ही आपको याद हो गया होगा कि हम 550, 650 के लेवल्स की बार बार इंपॉर्टेंस आपको बता भी रहे हैं। तो फिलहाल नए वालों के लिए होल्ड है, एवरेज नहीं करना, कुछ नहीं करना बॉस, आप सिर्फ बैठे रहो। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटवा के बाहर निकलना, निकल जाओ। हमने तो कल ही अपने आप को बोला था कि हमारे टारगेट अचीव हो गए, हम बाइंग और डिप बाद में करेंगे जब हमको वेट मिलेगी। आज हमारा तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी भी लगाना है तो आप बिल्कुल लगा कर रख सकते हो 22,200, 300 का। और नए वालों की मैंने रेंज बता दी एंट्री की, और उनका टारगेट भी आपको बता दिया। ठीक है, तो ये लॉन्ग के लिए पूरी की पूरी तैयारी, अगर आपने खरीदारी की है या फिर अगर आप निफ्टी में खरीदारी करना चाहते हैं तो ये रणनीति आपके लिए। अब शॉर्ट की बात करते हैं। वैसे तो आजकल का माहौल या फिर काफ़ी दिनों से शॉर्ट की सलाह दी नहीं जा रही है, बट कई बार क्या होता है, कुछ अड़ियल ट्रेडर होते हैं डिम्पी, जिनको कि शॉर्ट करने मज़ा भी आता है, थोड़ा रिस्क भी लेते हैं। क्या 22,500, 550 की रेंज, 600 के आसपास तक की वही एक सेफ जोन है जहां पर थोड़े मोड़े शॉर्ट किए जा सकते हैं, वो भी वो सीमित क्वांटिटी में? हाँ बिल्कुल वही जोन था शॉर्ट करने का। जैसे हमने आपको कल भी ये बात रखी थी कि देखिए 500 के बाद अब रेजिस्टेंस शुरू हो रहा है, तो आप 500 के बाद, जिनको ये बात समझ में आती है कि 500, 550 का रेजिस्टेंस है, वो कई बार क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं और डबल में शॉर्ट भी कर देते हैं। एग्जांपल के लिए मैं मान लो मेरे पास 5 लॉट है, मैंने 5 लॉट बेच दिए वहाँ पे और 3 लॉट और शॉर्ट करके ऊपर से ले गया, तो जाते समय 5 लॉट का प्रॉफिट और आते समय मैं 3 लॉट का प्रॉफिट भी लूंगा अपने आप से। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है जो अमूमन ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, रेजिस्टेंस पे बेचो और सपोर्ट पे बाय करो। बट इन एनी हाउ आप क्योंकि रिटेल के तौर पर इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाएंगे, फिर उसमें आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए, फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस का लेवल्स चाहिए, तो आप अगर वो नहीं कर पाएँ तो आप मोटा मोटी ये समझ लें कि आपको शॉर्ट नहीं करना। मैं कई दिन से आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि बाइंग ऑन डिप करो आप। जब आपने, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर आपको यकीन ना हो रहा तो खुद आप जाके टेस्ट कर लेना। 10 बार में से 7 बार बाइंग ऑन डिप्स फिट बैठा है। 3 बार ऐसा हुआ कि जब बाइंग ऑन डिप्स के जिस लेवल पे बोला गया वहाँ से थोड़ा और नीचे जाना पड़ा। मैं मान सकता हूँ आपके छोटे मोटे स्टॉप लॉस भी कटे होंगे, लेकिन 7 बार 8 बार की प्रोबेबिलिटी अगर एक सिस्टम से आपको मिल रही है तो उस सिस्टम को फॉलो करने में प्रॉब्लम क्या है। तो अभी भी बाइंग ऑन डिप किया जाए बजाय सेल ऑन राइज के, क्योंकि मार्केट ना फ्यूरियस बुल रन में है। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो लोग शॉर्ट करते हैं ना वो अपने टारगेट को ना थोड़ा जल्दी जल्दी अचीव कर लें, यानी कि प्रॉफिट बुक करते जाएं, क्योंकि बाजार जरूरी नहीं है कि 22,200 पे आके घूमेगा, वो 300 से भी घूम सकता है। तो ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए शॉर्ट के लिए मनाही है, एवरेज वैवरेज करना नहीं। जिन्होंने कर रखा है उनके लिए मैं स्टॉप लॉस दे देता हूँ, वो है 550 का और आपका टारगेट है 22,200 का।
शॉर्ट वालों के लिए ये रणनीति है। लेकिन अब निफ्टी बैंक पर आते हैं। कल अच्छी चीज़ ये हुई इस फैक्ट के बावजूद कि बिल्कुल सपाट ही हमने देखी निफ्टी बैंक की, लेकिन 47,500 को बचा के रखा निफ्टी बैंक ने। उसके ऊपर ही क्लोजिंग में देखिए 47,550 के आसपास की। तो लॉन्ग वाले जो ट्रेडर हैं डिम्पी, वो क्या करें निफ्टी बैंक में? क्या उनके लिए मौके बन रहे हैं, और क्या फ्रेश लॉन्ग भी करें इस लेवल पर? दोनों का जवाब देता हूँ। फ्रेश लॉन्ग वालों को भी क्या करना है, और पहले तो आते हैं जिनके पास पोजीशंस है बैंक निफ्टी के, वो क्या करें। बिल्कुल होल्ड करके रखें, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। कल देखिए एचडीएफसी बैंक ने आपका साथ दिया, लेकिन दो बड़े बैंक थे, एक तो कोटक और दूसरा आईसीआईसीआई, ये थोड़ा अपनी वेटेज का इस्तेमाल करते हुए आपको डिस्टर्ब कर रहे थे। ये चेक एंड बैलेंस का प्रोसीजर है, इसमें अलावा कुछ भी नहीं है। आप अगर मेरे से पूछेंगे कल बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी चीज़ क्या थी, तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी चीज़ थी कि उसने फटीक के सिग्नल ही नहीं दिखाए, आपको थकावट के सिग्नल ही नहीं दिखाए। और आप मेरे से पूछेंगे बुरी चीज़ क्या थी, तो बुरी चीज़ वही ओपन इंटरेस्ट था। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि 40-40, 50% का ओआई एडिशन घट गया, अगले दिन फिर 7% घटा था। तो आपके पास फ्यूल ही नहीं था चलाने के लिए, किसको शॉर्ट करते भाई? शॉर्ट्स वालों को तो ऑलरेडी उड़ा के आए हो ना आप लॉन्ग वालों को तो लाओ। तो लॉन्ग वाले नहीं आए, बस सिर्फ यही एक प्रॉब्लम थी, और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। आप देख रहे हो कि प्राइस एक्शन बिल्कुल सपाट हो गया, ये 2-2.5% हो गया। चलो मैं इस 2-2.5% का 4% भी मानता, लेकिन प्राइस एक्शन कम से कम आधा % तो होता, वो भी नहीं था। तो इसलिए कल सिर्फ एक एब्सर्डिज्म था कि नए लोग सिस्टम में नहीं आए, बस यही एक प्रॉब्लम थी। वो नए लोग शायद डिप का वेट कर रहे हैं, वो डिप आपको हो सकता है बैंक निफ्टी भी दे दे, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर जो डिप होंगे वो अर्ली बॉट होंगे एज कंपेयर टू निफ्टी के। मैं फिर से आपको लेवल्स दे देता हूं। 47,000 उन लोगों के लिए लेवल है जो सीरीज के हिसाब से लेके चलते हैं 25 अप्रैल तक का, और दूसरा जिनको छोटा मोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 47,300 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। हो सकता है आज गैप के साथ वो कट भी जाए, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, आपको क्लोजिंग बेसिस पर वो लेवल्स दे रहा हूं मैं 47,300 के। आपका जो टारगेट होगा लॉन्ग वालों का वो 47,800 और 48,000 का होगा। नए वालों के लिए आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोशिश करें 47,300 या थोड़ा उसके भी नीचे मिल जाए, प्लस कर लेना खुलते ही, और धीरे धीरे करके 47,000 का स्टॉप लॉस लगा देना। आई रिपीट, नए वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, एक कैचअप रैली ड्यू है, एचडीएफसी बैंक चलना बाकी है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोनों का टारगेट सेम होगा 47,800 और 48,000। ठीक है, 47,800 और 48,000, यहाँ से करीब करीब 2 या फिर 400 अंकों के आसपास की तेजी यहाँ से आपके लिए बन सकती है। शॉर्ट वाले क्या करें डिम्पी? आज कुछ मौके हैं या फिर दूर रहें? नहीं, दूर ही रहना चाहिए, शॉर्ट्स वगैरह नहीं करना चाहिए सिस्टम के अंदर। देखिए शॉर्ट करने की अपनी एक मर्यादा होगी ना, आप कैसे कर दोगे शॉर्ट? बीच रास्ते में थोड़ी चलते बस से कैसे उतर जाओगे आप? या तो बस को स्टॉप पे उतरने दो, है ना। तो अभी वो ऐसा लेवल आया नहीं, ना ही मार्केट का फटीक है, ना ही पुट कॉल रेशियो ये आपको बता रहा है, ना ही एफआईएस का डाटा बता रहा है, ना ही ऑप्शंस की चेन बता रही है, और ना ही मार्केट के वेटेज बता रही है। 4-5 ही चीज़ें तो देखोगे, इससे और कैसे देख सकते हो आप? ठीक, तो 4-5 चीज़ों से मोटा मोटी ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं लग रहा है कि आपको शॉर्ट करना चाहिए। हाँ, ये जो गैप मिलेगा ना, उल्टा गैप को बॉट करना चाहिए बजाय गैप को और शॉर्ट करने के। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, अपनी मर्यादा में रहकर आप लॉन्ग और शॉर्ट ले पोजीशंस। 20% से ज़्यादा मेरे हिसाब से टोटल पोर्टफोलियो में ऐसे अभी नहीं होने चाहिए। 40% स्टॉक्स होने चाहिए और 40% कैश में बैठे रहो। अपॉर्चुनिटी का मौका खूब मिलेगा इसी अप्रैल सीरीज के अंदर। आप शॉर्ट नहीं करें, बाइंग ऑन डिप करें। शॉर्ट करने की हमारी तरफ से तो मनाही है। अवॉइड कीजिए, बचना चाहिए, क्योंकि माहौल ठीक नहीं है, और लेवल्स का इंतज़ार कर लेना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। अब ज़रा बता देते हैं कि एफएनओ में बैन वाले कौन से शेयर हैं। एक ही शेयर है सिर्फ है, उसमें हिंद कॉपर है। एक शेयर है एफएनओ बैन में, लेकिन एनएसई के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लॉट साइजेस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस आपको हम बता देते हैं। निफ्टी 50, निफ्टी फाइनेंशियल और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, इनके लॉट साइजेस में चेंजेस किए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। पहले 50 का लॉट था निफ्टी के लिए, अब 25 का हो गया है। निफ्टी फाइनेंशियल के पहले 40 का लॉट था, वो घट के 25 हो गया, और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का जो लॉट था वो 75 का था, अब घट के 50 हो गया है। इसमें एक पॉइंट विषय मैं जोड़ना चाहूँगा। अगर आपके लॉट साइजेस, उसके पीछे की रीजनिंग क्या थी? इसके पीछे की दो बड़ी रीजनिंग है। एक तो पहला, इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन ज़रूर बढ़ेगा। आपके लॉट साइजेस बड़े होने की वजह से क्या है कि आपका पैसा भारी हो गया है। आप 11 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बनता है निफ्टी का अगर आप लगाएंगे तो, और एक्सचेंजेस के हिसाब से अगर आप 10 से 15% पैसा भी लेते हैं एज एन मार्जिन मनी, तो करीब 1.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट आपको जमा कराना पड़ता है। कई जगहों पर 1.5 लाख है, कई जगहों पर जैसे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो 1,20,000 लेते हैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि एक निफ्टी लोगे आप तो 1,20,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। ये लॉट साइज कम हो जाएगा तो आपका साइज कम हो जाएगा। साइज कैसे कम होगा? जो 11 लाख वाला हो तो 50% हो गया, तो अब आपका जो लिखा जो निफ्टी 50 के आगे वो 5.5 लाख रुपए का हो जाएगा। अब 5.5 लाख में अगर 10% लगाओगे तो 60-70 हज़ार रुपये दे के आप एक निफ्टी का लॉट ले पाओगे।
तो जो निफ्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, देखिए हमें तो एक लॉट का 1 लाख सवा लाख रुपए देना पड़ेगा, उनके लिए 50-60 हज़ार रुपये का भी इंतजाम हो जाएगा। और ये तो खैर रिटेलर्स के बेनिफिट्स के तौर पर है, पार्टिसिपेशन भी थोड़ा बढ़ेगा। आप देखते होंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर भी जो बोनसेस एडजस्टमेंट्स होते हैं या फिर उसमें डिवाइड किया जाता है रेशियो के हिसाब से, वो यही वजह होती है कि पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। एक और पॉइंट मैं इसके अंदर और क्लियर कर दूं, एक्चुअली में थोड़ा बीएससी के भी फ्यूचर्स अवेलेबल हैं इस समय, वो हालांकि उनमें वॉल्यूम कम होता है एज कम्पेयर टू एनएससी, थोड़ा उसके लॉट साइजेस छोटे हैं, छोटे इन द सेंस मतलब वैल्यू कम है। जैसे सेंसेक्स का 10 का लॉट है, 10 का लॉट, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 7 सवा 7 लाख का बनता है। तो लोग शिफ्ट कर जाते हैं 11 लाख से 7 लाख वाले लॉट में। भाई बाजार तो एक ही चलेगा ना, तो इसलिए शिफ्ट कर जाते हैं। तो मार्केट में स्ट्रेटजिकली प्ले किया गया है कि भाई ठीक है, एक तो बीएससी हमारा कॉम्पिटिशन है, एक तो हम उससे जीत जाएंगे और दूसरा पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी। ये दो बड़ी वजह हैं और ये अप्रैल के बाद से लागू होंगे, मई सीरीज के अंदर लागू होंगे। फिलहाल अप्रैल की सीरीज के अंदर किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये जो लॉट से लोग शिफ्ट कर जाते थे कहीं ना कहीं सेंसेक्स वाले फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में, अब ये हो जाएगा कि छोटे लॉट साइज के साथ पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा बाजार में, तो जो ब्रोकिंग वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक फायदे की गुंजाइश बन जाती है। दरअसल निफ्टी अगर 50 की बात करें तो 26 अप्रैल के बाद ही सारे के सारे ये चेंजेस लागू होने वाले हैं। अप्रैल से निफ्टी 50 के लॉट साइज में कोई बदलाव नहीं है और नए लॉट साइज के हिसाब से 2 मई को पहली वीकली एक्सपायरी होगी और 30 मई को नए लॉट साइज के हिसाब से पहली मंथली एक्सपायरी होगी। अप्रैल, मई और जून के लिए निफ्टी फाइनेंशियल और निफ्टी सिलेक्ट मिड कैप, आप ये ध्यान रखिएगा, इनके लॉट साइज में अभी कोई बदलाव नहीं है। जुलाई की एक्सपायरी से इन दोनों इंडेक्स में बदलाव लागू होंगे। चलिए एक्सपोर्ट्स को अब जोड़ेंगे और चलेंगे सीधे सृष्टि के पास। सृष्टि, ओवर टू यू। तो ठीक है, आपको बता दिया गया है कि निफ्टी के लॉट साइजेस में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, पर अब चर्चा करनी है ढेर सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में। हम आपको ये भी बताएंगे कि कहां पे आए हैं खबरें और कहां पे दिखेगा ब्रोकरेज रिपोर्ट से रिलेटेड एक्शन। पर उससे पहले स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास मेहमानों को और जल्दी से समझ लेते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे है उनकी नज़र और क्या कुछ रणनीति है आज इंडेक्स पे भी। स्वागत करना चाहेंगे सोनी पटनायक, राहुल घोष और साथ ही अंशुल जैन का। तीनों ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सोनी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की रणनीति समझेंगे। देखिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिर से एक बार सामने आ रही है, पर आपके हिसाब से कौन से लेवल सामने आ रहे हैं जहाँ पे आप ये रणनीति अपनाएंगे, या फिर इन स्तरों पर आप इंडेक्स पे थोड़ा सा बच के चलेंगे? गुड मॉर्निंग सृष्टि जी, डिम्पी जी, अभिषेक जी, सारे पैनलिस्ट एंड सारे दर्शकों को। आई थिंक आपने काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई होता है। कल का अगर हम एफआईज का थोड़ा सा डेटा समझेंगे तो स्लाइटली हेज्ड आउटलुक बन के आ रहा है। बहुत ज्यादा कॉशियस नहीं है या फिर बहुत अग्रेसिवली बुलिश भी नहीं है, बट हेज्ड है। मोस्ट लाइकली 1 या 2 दिन के आपको यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड नजर आएगा। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं नजर में आएगा। अगर हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे 47,200 से लेके 47,000, ये रेंज पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट को डिफेंड कर सकता है। कोई भी अगर आपको आज इंट्राडे में डिक्लाइन नजर आता है टुवर्ड्स द सपोर्ट, आपको इसी लेवल पे इनिशिएट करना चाहिए। एक बाय का एक स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 47,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए स्पॉट के लेवल के अनुसार और यहाँ से बाउंस करेगा टुवर्ड्स 48,000, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो रेजिस्टेंस है वो 48,000 पे ही आके बैठ रही है। वहां पे वो रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस कर पाता है बैंक निफ्टी, उसके ऊपर आपको एक फ्रेश राउंड ऑफ रैली टुवर्ड्स 48,600, 49,500 लेवल्स भी नजर आएंगे, बट वो मोस्ट लाइकली पोजिशनल प्ले रहेगा। आज के लिए आपको इसी स्ट्रैटेजी के साथ अप्लाई कीजिए, बाई ऑन डिप्स कीजिए। 47,200 के पास आप इसको बाई कीजिए अगर आपको मौका मिलता है। 47,000 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट है 40,000। निफ्टी की बात करें बेसिस पे निफ्टी पे भी बाई ऑन डिप्स बैठ रहा है 22,300, 22,200। दोनों के स्ट्राइक्स के अगर हम पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत स्ट्रांगली अबव 3, अबव 5 लेवल पे अभी भी सस्टेन कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि पुट राइटर्स बहुत अग्रेसिव हैं, ये लेवल को डिफेंड करेंगे अगर कोई भी आपको यहाँ पे डिक्लाइन नजर आता है।
सो एज लॉन्ग एज ये पुट कॉल रेशियो आपका 1 के नीचे नहीं जाता है, तो आपको यहाँ पे एनी बाय ऑन डिप्स जो भी रहेगा, जो भी डिक्लाइन रहेगा, वहां से बाउंस कर सकता है निफ्टी। सो 22,300 के पास आपको बाई करना है। 22,300 22,200 के रेंज में अगर आपको मिलता है बाई करने के लिए तो काफी बेहतरीन रहेगा। 22,000 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहला लक्ष्य रहेगा 22,600, उसके ऊपर ही जाके अगर ब्रेकआउट देता है निफ्टी तो वहां पे एक फ्रेश रैली पॉसिबल हो सकता है। इट कैन बी टुवर्ड्स 22,800, इट कैन बी 23,000, वो पोजिशनल प्ले रहेगा। बट दोनों स्ट्रैटेजीज, दोनों इंडिसेस में आप बाय ऑन डिप्स मेंटेन कीजिए। एक दिन का ही सब आपका यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा, बट मोस्ट लाइकली कंसोलिडेशन ओवर हो सकता है टुवर्ड्स फ्राइडे। मेरे ख्याल से ये थर्सडे फ्राइडे में आपको एक अपसाइड का मूव दिखाएगा फॉर अ फ्रेश रैली ऑन द अपसाइड। तो क्लियर रणनीति यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए निचले स्तरों पे 22,300 के आसपास निफ्टी की एंट्री पॉइंट है, साथ ही 47,200 के आसपास जो है आप निफ्टी बैंक में एंट्री ले सकते हैं। 47,000 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो चलिए, ये हो गई रणनीति, पर अब समझ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि कहाँ पे है उनकी नज़र, और क्या जब गिफ्ट निफ्टी ऐसे थोड़े से कमज़ोरी के संकेत दे रहा है, क्या अभी भी जो उनकी कॉल्स है वो बाय साइड है या फिर कुछ शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी वो ढूंढ चुके हैं। राहुल, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कहाँ पे है आपकी नज़र इस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो दोनों बाई साइड पे है, मेरा लॉन्ग के कॉल्स हैं। फर्स्ट HDFC AMC पे है। कल एक अच्छे बाय लेवल से अच्छा अप मूव दिखाया स्टॉक में, वो मोमेंटम आज और कल कंटिन्यू हो सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 3650 पे रख सकते हैं और टारगेट होगा 3900 एंड 3990। दूसरा BEL है, एकदम स्टेलर रैली है स्टॉक में, कॉन्स्टेंटली हायर हाइज हायर लोड्स फिर से बनाना शुरू किया है स्टॉक। तो 224 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, 219 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 232 का टारगेट रखेंगे। तो BEL लॉन्ग साइड पे और HDFC AMC लॉन्ग साइड पे। AMC और BEL, कल BEL वैशाली पारेख के भी रडार पर था BEL का शेयर, और हमने देखा था कि 5% के आसपास की बढ़िया तेजी भी हुई शेयर में। आज फिर से आपको खरीदना है, कंडीशन ये है 224 रुपये के आसपास आपको ले लेना है, और 232 का टारगेट और 219 का स्टॉप लॉस BEL के लिए। बढ़िया है। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। आपके शेयर कौन से हैं सर? आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार सृष्टि जी। अभिषेक जी, सबके पास लिमिटेड कैपिटल होता है, तो नया खरीदने के पहले कुछ पुराना बेचना पड़ता है। तो मैक्स इंडस्ट्री, STVL दोनों मैंने आपके चैनल पे रिकमेंड किया था, 5 से 7% बढ़ चुके हैं, वहां प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। UFO इनिशियल 22 से 11% बढ़ चुका है, वहां भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अदानी पोर्ट्स ऑप्शन का कॉल जो डिम्पी जी को दिया था, वहां से 32,000 का प्रॉफिट हो रहा है, टारगेट डन है, वहां भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। LNT के कॉल ऑप्शन में 30 रुपए का मूव आ गया और मार्केट कुछ हद तक साइडवेज लग रहा है, तो वहां भी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लेना चाहिए। अब फ्रेश बाइंग दूंगा अदानी पावर में। 3 महीने की इनसाइड बार है मंथली चार्ट पे, 16 हफ्ते की साइडवेज और टाइट कंसोलिडेशन है। पिछले 2 दिन में हेवी वॉल्यूम्स के साथ चलना स्टार्ट किया है, तो इस स्टॉक को लॉन्ग करना चाहिए 588 के आसपास, या थोड़ा सा ऊपर भी मिलता है 595 के आसपास, अगर आज थोड़ा सा ऊपर खुलता है तो भी बाइंग करके चलना चाहिए, क्योंकि 16 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। 570 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए। 625 रुपए का पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा, लेकिन अगर स्टॉक को 1 से 1.5 महीने का समय दे देते हैं तो 750 रुपए तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है। दूसरा, मैं कंटिन्यूसली कहते आ रहा हूँ कि मेटल स्टॉक्स में बहुत तेजी है, तो मेटल सेक्टर से बाई दूंगा वेदांता को। 23 महीने का कंसोलिडेशन है, 103 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, बहुत अच्छे वॉल्यूम से बेस ब्रेकआउट आया है। वीकली और मंथली चार्ट दोनों पे ओपन लो के साथ चला है, तो प्रोबेबली हम वीक जो खत्म करेंगे वो हाई पे खत्म करेंगे, और मिड मंथ में एक हफ्ते की कंसोलिडेशन रह सकती है, लेकिन मंथली पे भी ओपन लो है, तो प्रोबेबली हम मंथ क्लोजिंग भी मंथ हाई पे करेंगे। 300 पे वेदांता बाई करना है, 290 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना है। 325 का टारगेट 1 से 2 हफ्ते का रहेगा, लेकिन मंथ एंड तक होल्ड करते हैं तो 340 345 मिल सकता है। तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया, आपका वेदांता कॉल मेरे को काफ़ी पसंद है, और इनफैक्ट मैं ना केवल इसको सीरीज़ के लिए देखता हूँ, बल्कि मैं तो इसको ये देखता हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट कॉल भी है, इसको लेके रखना चाहिए। और कई बार हम इसके बारे में आपको नोटिस करा चुके हैं
कि अभी ये शायद अपना बेस बना रहा है और बढ़िया से चल सकता है भविष्य में ये। तो वेदांता और अडानी पावर हो गया अंशुल की तरफ से, HDFC AMC हो गया राहुल ने दिया आपको, और उन्हें BEL दिया एक छोटी सी कंडीशन के साथ में। सोनी पटनायक के शेयर्स भी पता कर लेते हैं, साथ में हमारे एक और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रही है, स्क्रीन पर जरा उनको भी दिखाइए। उनका नाम है शिवांगी शारदा। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ आपकी ट्रेडिंग कॉल्स के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा सोनी की उनकी ट्रेडिंग कॉल से लेते हैं। सोनी गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आपकी कॉल्स कौन सी है। जी डिम्पी जी, मेरा पहला रहेगा हेवल्स पे हम देखेंगे तो कल काफी अग्रेसिव लॉन्ग बिल्टर पोजीशंस ऐड हुए हैं एंड यहाँ पे एक 1500 लेवल के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट भी है। सो एक हल्की सी कंडीशन है 1555 1560 के रेंज पे, यहाँ पे एक हल्की सी रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए ही आप वहां पे उसको बाय करना चाहिए। 1520 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 1700 का एक टारगेट रहेगा, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से हेवल्स कुड बी वन ऑफ द स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं अप्रैल सीरीज में, बट यहाँ पे कंडीशनल बाय है कि 1560 के ऊपर ही आप इसको बाय कीजिए, तभी आपका ये स्टॉप लॉस 1520 होगा एंड टारगेट 1700। सो ये है पहला स्टॉक। दूसरा रहेगा बाय इन MCX पे भी हमने देखा है कि काफी अच्छे से 3400 3450 सपोर्ट के साथ होल्ड करते हुए बाउंस कर रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 3700 3800 भी एक बार टेस्ट कर सकता है, ये स्टॉक भी काफी अच्छे से आउट परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे जो कंडीशन है कि 3620 स्पॉट में अगर आज क्रॉस करता है आपको उसके ऊपर बाय करना है, तो वहां पे आपका 3500 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट आपका 3750 रहेगा, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल से आपको अनदर अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स 4000 भी नजर आ सकता है, तो हल्की से पोजिशनल प्ले रहेगा। सो आप ये लेवल्स को फॉलो कीजिए एंड 3500 स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, दो शेयर हो गए आपकी तरफ से, एक तो MCX है, दूसरा हेवल्स है। हेवल्स मेरे को काफ़ी पसंद है, 2-3 दिन से चल भी रहा है ये, और कल भी हम इसके बारे में जिक्र कर रहे थे, ये शेयर जरूर नोटिसेबल होगा। तो अब तक 3 मेहमान ने आपको 6 के 6 ट्रेड दे दिए। शिवांगी के ट्रेड भी आप नोटिस कर लीजिएगा, वो भी अभी आपको बता रही हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आपके ट्रेड कौन से हैं। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हमने देखा है कि मार्केट जो है ऊपर की लेवल्स पे काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, सपोर्ट बेस्ड बाइंग काफी स्ट्रांग है। ऐसे में कुछ PSU पॉकेट्स है जो काफी अच्छे अट्रैक्टिव नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहला पिक मेरा रहेगा SBI पे। स्टॉक ने पिछले 1-2 हफ्तों से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, एक अच्छे सपोर्ट लेने के बाद कूल ऑफ जब हुआ हायर लेवल से, तो यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो गए। अब जो रिस्क रिवॉर्ड है काफी फेवरेबल बनते हुए दिख रहा है। पिछले सीरीज में हमने देखा है कि 95% से ऊपर रोल ओवर भी हुआ है इस स्टॉक में। तो कुल मिला के ये जो लॉन्ग्स है वो ऐड होते हुए दिख रहे हैं और एक्सटेंड होते हुए दिखेगी ये स्टॉक अपसाइड की तरफ। तो 800 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है 750 के एक स्टॉक के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा डिक्सन पे। यहाँ पे हमने देखा है कि काफी शानदार रूप से एक प्राइस वॉल्यूम सर्च देखने को मिला है एंड जिस तरह से इस पूरे ही स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट रहा है पूरे मार्केट के वोलेटिलिटी के बावजूद, ये एक ऐसा आउट परफॉर्मर है जो एक इसमें आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 8230 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 7755 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है बहुत बढ़िया। डिक्सन टेक एक मोमेंटम वाला शेयर है, और SBI और अगर HDFC मिल जाए तो बैंक निफ्टी को 48,000 ले जाने में फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो एक ये शेयर भी है, सुन के अच्छा लगा कि SBI के अंदर अभी भी मोमेंटम काफ़ी फास्ट है और फ्यूरियस से चल सकता है ये शेयर। आपको मैं फटाफट से सारे शेयर्स आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। शिवांगी के आपने दोनों शेयर नोटिस कर लिए होंगे, डिक्सन और SBI। शुरुआत करते हैं राहुल से। HDFC AMC और BEL इन ट्रेड है, स्क्रीन जल्दी जल्दी फायर कीजिएगा ताकि फिर हम खबरों वाले शेयर्स वगैरह भी ले पाएँ। अंशुल जैन की कॉल्स हैं अडानी पावर और वेदांता, और सोनी पटनायक की कॉल्स है हेवल्स और MCX। इसमें एक भी कॉल सेल की नहीं है। ये चारों एक्सपर्ट्स ने जो कॉल दी है आपको, वो 2-2 कॉल्स के हिसाब से 8 कॉल बनती है। ले रखा है तो एवरेज मत करना, नहीं ले रखा तो ज़रूर देख लेना, अपने कंफर्ट देखना, अपनी कन्विक्शन ज़रूर डालना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन डालना। और दूसरी एक और चीज़, अगर आपने शॉर्ट कर रखा है गलती से तो आपको पता होना चाहिए कि बाय पे दिया गया है तो मेरे को कब और कहाँ पे एग्जिट करना है। ठीक, ये सारे के सारे ट्रेड हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए। मेरे सहयोगी शरद अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो पहले आपको बिजनेस अपडेट के बारे में बता देंगे, फिर उनसे दूसरी चीज़ें भी पता करेंगे। शरद गुड मॉर्निंग, पहले बिजनेस अपडेट बताइएगा किन कंपनीज के आज आए हैं। जी बिल्कुल, धनलक्ष्मी बैंक फोकस में सबसे पहले रहेगा। चौथे तिमाही के जो आंकड़े आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं एंड ऑफ कोर्स जो डिपॉजिट एडवांसेस ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में आया है। कासा डिपॉजिट्स में भी इम्पैक्ट आया है।
B2 रिटेल की बात करें तो यहाँ स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू 50% से ज़्यादा बढ़ा है और जो SSG होती है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, वो लगातार दूसरे स्ट्रेट मंथ में जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी है। चौथे तिमाही में 40% का ग्रोथ देखने मिला है। हिंदुस्तान जिंक का भी बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 अपडेट आया है, हाईएस्ट एवर रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन है ऑपरेशनली। और जो चौथा स्टॉक है वो क्रेडो, यानी कि जो मुफ्ती का ब्रांड जो रिसेंटली लिस्टेड हुई थी, यहाँ पे भी कमज़ोर अपडेट देखने मिली है। उनके जो SSG ग्रोथ है एक्सक्लूसिव स्टोर्स के लिए वो फ्लैटिश रही है, सपाट रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है तो उसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट होगा। तो चौथा तिमाही पे इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिलेगा, लेकिन वित्त साल 2025 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं 13 से लेकर 17% तक का रेवेन्यू का ग्रोथ। FY24 का नाल्को का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया है, हाईएस्ट एवर प्रोडक्शंस और हाईएस्ट एवर सेल्स के आंकड़े उन्होंने रजिस्टर किए हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग FY24 अपडेट आया। वही मॉइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपडेट देखने मिला है। आपके प्रोडक्शन जो है और सेल्स दोनों में ही 30% या उससे ज़्यादा का उछाल देखने मिला और हाईएस्ट एवर जो है आंकड़े देखने मिले हैं। गोपाल स्नैक्स के बारे में भी बात कर लूँगा। इनका तीसरा तिमाही का नतीजा आया है, क्योंकि हाल ही में कंपनी लिस्ट हुआ था, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले और अनुमान से जो है कम आए हैं ये नतीजे। सारी चौथी तिमाही से जुड़े अपडेट्स देने के लिए तो कई सारे काउंटर्स इसको लेकर फोकस में ज़रूर रहेंगे। पर शरद, साथ ही ये भी बताइए कि खबरों के दम पे कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, कहाँ पे आई हैं खबरें Q4 अपडेट्स के अलावा? सबसे पहले JSW एनर्जी जो है फोकस में रहने वाला है, और यहाँ पे बात करें तो 5000 करोड़ का QIP इशू खुल चुका है। इंडिकेटिव प्राइस देखें तो 485 रुपीज़ पर शेयर पे है, यानी कि 11% डिस्काउंट पे आ रहा है। तो ऑफकोर्स JSW एनर्जी पे आज फोकस रहेगा कि उनके आगे जाते हुए ये कैपिटल जो है कहाँ यूज़ करते हैं, न्यू एनर्जी में करते हैं, ग्रीन एनर्जी में करते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। 5 अप्रैल को अहम बोर्ड मीट है, यहाँ पे ऑफकोर्स फंड रेज के बारे में बात हो रही है, इक्विटी से हो सकती है, डेट से हो सकती है, लेकिन याद रखिए इनका एक इंपॉर्टेंट NCLT मीटिंग भी है अप्रैल के एंड में। तो बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स जो है स्टॉक में देखने मिल सकते हैं, और ये इतना स्टॉक चला नहीं है जितना रियल एस्टेट स्टॉक्स चले हैं, तो यहाँ पे एक्शन आज देखने मिल सकता है। और अगर रियल एस्टेट की बात करें तो सनटेक रियल्टी भी फोकस में रहेगा। इनकी एन्युटी इनकम बिजनेस बढ़ रही है, BKC में इंपॉर्टेंट क्लाइंट एडिशन आई है, यहाँ पे 2000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले ऑलमोस्ट 29 साल में। तो ये जो है सनटेक रियल्टी है। सनटेक रियल्टी के बाद जो है ऑफकोर्स हम बात करेंगे आपके एंजल वन पे, इस पे भी फोकस रहने वाला है। एंजल वन का जो है QIP उन्होंने 1500 करोड़ रेज़ किए, लेकिन जो लिस्ट हमने चेक की वहाँ पे बड़े नाम आ रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स, ABSL म्यूचुअल फंड जैसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स। वही शैले होटल्स की बात करें तो यहाँ पे भी देखेंगे तो FI जो कैपिटल ग्रुप है, ये बड़ा FI है, इनका भी नाम जो है QIP लिस्ट में आया है SBI म्यूचुअल फंड के साथ, तो इन स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने भी जो है BYD के साथ जो ऑपरेशन मेंटेनेंस है उसके साथ 2030 तक का करार कर दिया। और याद रखिए विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा EV प्लेयर BYD है टेस्ला के बाद, तो ये एक बड़ी न्यूज़ फ्लो है। अनुपम रसायन जापानीज MNC के साथ LOI साइन किया है फ्लोरिनेशन को लेके। ये 740 करोड़ का बिजनेस है, लेकिन ये 7 साल से स्प्रेड है। और आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा इंटरेस्टिंगली वो है श्रीराम प्रॉपर्टीज़। है तो 2000 करोड़ का मार्केट कैप, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो इनको पेनल्टी ऑर्डर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो लगभग 450 करोड़ रुपए का है, यानी कि ऑलमोस्ट 25% मार्केट कैप का साइज़ का तो पेनल्टी ऑर्डर ही आ गया है। तो स्टॉक में थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकती है। तो ये सारे खबरों वाले शेयर्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। एंड ऑफकोर्स पावर सेक्टर के स्टॉक्स और OMC स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। जिस तरह हमने कहा था कि हमारी जो एक्सक्लूसिव आई है कि सेक्शन 11 एक्सटेंड हो रहा है, जो OMC स्टॉक्स पे प्रेशर आ सकता है बिकॉज ब्रेंट क्रूड भी 5 मंथ हाई लेवल्स पे है। तो ये सारे थीम पे जो आज बाजार पे फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये तमाम खबरों वाले शेयर और जिनके बिजनेस अपडेट्स आए हैं उसमें खास तौर से V2 रिटेल पर और हिंदुस्तान जिंक मॉइल पर आपकी खास तौर से नज़र रहनी चाहिए। वहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग बिजनेस अपडेट्स आए हैं। और ख़बरों के दम पर अगर हम बात करें तो शरद ने तमाम स्टॉक्स आपके लिए हाईलाइट करके दिए हैं, जिसमें JSW एनर्जी का QIP खुला है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक BYD के साथ करार को इन्होंने 2030 तक बढ़ाया है। ये ज़रूर आज फोकस में रहेगा ये स्टॉक्स। लेकिन अब ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर हैं, आपके लिए कहाँ पर ख़रीदने की या फिर बेचने की रिकमेंडेशन आ रही है, ये बताने के लिए पूजा हमारे साथ है। पूजा बताइए कौन सी रिपोर्ट्स आज फोकस में रहेंगी? बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं IT सेक्टर के साथ। और लगातार ये ब्रोकरेज
हाउस के रडार पर फोकस में है। कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि मॉर्गन स्टैनली ने भी पूरे के पूरे सेक्टर में अपनी रिपोर्ट जारी की थी और काफ़ी सारे अपग्रेड और डाउनग्रेड देखने को मिले थे। अब CLSA ने भी जारी किया है IT सेक्टर पर रिपोर्ट। TCS में बिक्री से अपग्रेड कर अंडर परफॉर्म की राय दी है, लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिया है। लक्ष्य 3,925 से बढ़ाकर 4,043 का दिया है कंपनी में। HCL टेक में बिक्री से अपग्रेड कर अंडर परफॉर्म की राय दी है और HCL टेक पर जो लक्ष्य है वो 1536 से बढ़ाकर 1553 का किया है। टेक महिंद्रा पर आउट परफॉर्म से अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है, लेकिन लक्ष्य घटा दिया है। 1518 से घटाकर 1508 का लक्ष्य देख रहे हैं और विप्रो पर बिकवाली की राय अपनी बरकरार रखी हुई है, लेकिन लक्ष्य 441 से बढ़ाकर 445 का दिया है। इसी तरह LTI माइंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर भी लक्ष्य में कमी हुई है। टारगेट 5281 से घटाकर 4252 का किया है और इन्फोसिस पर आउट परफॉर्म की राय अपनी बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन लक्ष्य यहाँ पर घटा दिया है। 1741 से घटाकर 1706 का किया है। तो ये तमाम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई हैं IT सेक्टर पर। इस सेक्टर पर ज़रूर नज़र रखिए, तिमाही नतीजे भी आने वाले हैं, उस लिहाज से भी काफ़ी सारे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में डाला हुआ है। मिक्स्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ये पूरा सेक्टर नतीजों के चलते फोकस में रहेगा। कुछ और रिपोर्ट्स की बात करें तो जुबिलेंट फूड पर आज नजर रखिए। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदारी की कर दी है, लेकिन लक्ष्य 555 पर बरकरार रखे हुए हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर भी UBS ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि न्यूट्रल की रेटिंग दी है और लक्ष्य 1290 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं और इनका कहना है कि AUM ग्रोथ 30% से घटकर 20% रहने की आशंका है। अब बात करते हैं टाटा टेक की, तो यहाँ पर JP मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य देख रहे हैं 800 रुपये प्रति शेयर का और महंगे वैल्यूएशंस के कारण अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी हुई है, लेकिन ओवरऑल कमेंट्री स्टॉक पर पॉजिटिव है। M&M फाइनेंशियल्स पर नोमुरा ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि रेड्यूस की रेटिंग बरकरार रखी हुई है, लेकिन लक्ष्य देख रहे हैं 240 रुपये प्रति शेयर का। आगे उनका कहना है कि डिसबर्समेंट ग्रोथ में कमी रहने का अनुमान है, लेकिन बिजनेस एसेट ग्रोथ अच्छी रहने की उम्मीद है। तो मिक्स्ड कमेंट्री, लेकिन रेड्यूस की रेटिंग अपनी बरकरार रखे हुए हैं M&M फाइनेंशियल्स पर। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर हैं, इस पर नजर रखिए। ठीक है पूजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब 8:42 हो चुके हैं। सारा डाटा हमने आपके सामने रख दिया, चार एक्सपर्ट्स हमने आपके सामने बिठा रखे हैं। अब हम स्पीड से इन सभी डाटा को जरा एनालिसिस करवा देते हैं उनसे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, राहुल आपके साथ शुरू कर रहा हूँ। कल डेज हाई पे बंद हुआ। 5 अप्रैल को इनकी बोर्ड की बैठक होने जा रही है, कुछ ये पैसा जुटाने जा रहे हैं, ये खबर भी है। जरा चेक करके बताइए 5 तारीख तक रखना है या फिर उससे पहले निकल जाए। आज है 3 तारीख। रख सकते हैं, अगर ऑलरेडी होल्डिंग है तो मेरे ख्याल से एग्जिट कर देना चाहिए और फ्रेश लॉन्ग अगर कोई लेना चाहता है तो 129.50 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। आई रिपीट 129.50, जो अभी नियर टर्म आप चार्ट देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस दिखेगा आपको। 129 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 125 रख सकते हैं। 125 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और थोड़ा लॉन्ग भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर है तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। खबर पॉजिटिव है, कल शेयर अच्छे से बंद भी हुआ है। सनटेक रियल्टी, सोनी, जरा आप इस शेयर को जरा चेक करना। सनटेक लिखेंगे, कैश का शेयर है, आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। मुंबई के BKC में इन्होंने अपने ऑफिस को रेंट पे दे दिया और 29 साल में इनको करीब 2000 करोड़ रुपया एज अ रेंटल मिलेगा। 29 साल में मिलेगा, बट हाँ, तो एक बार जरा देख के बताइए सनटेक रियल्टी में दम है क्या? कुछ पोजीशंस ले सकते हैं खबर के दम पर? खबर पॉजिटिव है जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे चार्ट्स पे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, एक रिवर्सल पैटर्न भी नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। सो आप इसको हल्की सी डिप में बाय कीजिए अराउंड 425 अगर आपको नजर आता है तो आप उस डिप में बाय कीजिए। 415 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट रहेगा 440 445। ये तो रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार टारगेट है, बट अगर 445 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक एक्सटेंडेड रैली टुवर्ड्स 460 470 लेवल्स भी नजर आ सकता है। सो लाइकवाइज आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो सनटेक रियल्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की ज़रूर है, पर इस बीच हमारे साथ फंडामेंटल एनालिसिस के लिए विनीत बोलुंजकर भी जुड़ चुके हैं। हाय विनीत, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे एक बार IT काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि आज CLSA की रिपोर्ट आई है और अब हम कुछ ही समय में देखेंगे कि सभी दिग्गज IT कंपनीज जो हैं अपने नंबर्स घोषित करेंगी। एक्सेंचर ने तो थोड़ा मूड ख़राब ज़रूर किया है, पर आपकी क्या राय है IT काउंटर्स में, और साथ ही कोई ऐसा कंपनी जो कि आपकी नज़र में रहेगा
रहेगी और आपको लगता है कि वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है? क्योंकि आज CLSA ने कई सारी दिग्गज IT कंपनीज पे अपनी रेटिंग भी अपग्रेड की है और टारगेट प्राइस हाइक भी किया है, और साथ ही वो बता रहे हैं कि इन्फोसिस एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे उनकी नज़र रहेगी और जो कि आगे चल के बेहतर प्रदर्शन कर सकता है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द पेयर्स। आपकी क्या राय है IT काउंटर्स पे? नहीं, मेरी राय बहुत सिंपल है कि हमें इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए आईटी एज अ पैक। हाँ हाँ कि इसमें लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा बुलिश हो गए थे हम, लेकिन ये जब एक्सेंचर ने जो स्लोडाउन घोषित किया था, हमें लगता है कि ये कॉज ऑफ वरी है और आगे जाके हमें लगता है कि आईटी स्टॉक्स में काफी अग्रेसिव नेगेटिव डाउन ट्रेंड हो सकता है। इसकी 3-4 वजह है। एक तो क्या है, हम एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा डॉलर डिबैकल होगा जिससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा अर्निंग्स पे। दूसरी चीज है कि यू नो जिस जिस तरह से हम एआई को मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उतने सारे जॉब्स भी निकल के जाते हैं। हालांकि ये शॉर्ट टर्म के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड है। और तीसरी चीज, डिमांड काफी कंज्यूमर डिमांड काफी कोलैप्स हो रहा है यूएस में। तो ये तीनों चीजें ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि थोड़ा सा केयरफुली रहना चाहिए। इनमें अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट कंपनीज काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें ऑरिन प्रो एंड इंटेलेक्ट डिजाइन, ये दो कंपनी हमें लगती है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, गिवन द फैक्ट दैट इनकी जो प्रोडक्ट्स है इनको काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट आ रहा है। एंड हमें लगता है कि ये दो कंपनी है जो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम हियर। जो हमारा फंडा वेरी क्लियर है कि आपको सर्विस सेक्टर से थोड़ा हटके प्रोडक्ट्स में फोकस करना चाहिए। सर्विस सेक्टर से हट के प्रोडक्ट्स में फोकस करें। 3 अहम फैक्टर्स हैं जो कि आईटी के लिए प्ले में हैं, उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिए, पर लार्ज कैप स्पेस में नहीं बल्कि ब्रॉडर मार्केट स्पेस से ओरियन प्रो और इंटेलेक्ट डिज़ाइन फिलहाल विनीत को पसंद आ रहे हैं। पर विनीत, एक बार आपसे जी एंटरटेनमेंट पे भी राय लेना चाहेंगे। देखिए, टेक्निकली एक बाउंस तो अच्छा आया है। ये स्टॉक 1 से 2 दिन पहले बैन में भी था, हमने इस पे चर्चा भी की थी कि सीरीज के पहले दिन भी ये काउंटर बैन से शुरुआत कर रहा है, उसके बाद बैन से बाहर भी निकला और अच्छा प्राइस एक्शन है। पर फंडामेंटली जिस तरीके की न्यूज़ फ्लो आ रही हैं कि कई सारे चेंजेस हो रहे हैं। अब कल खबर आई कि कंपनी के टॉप बॉस ने जो है 20% का अपना पे कट लिया है। आप कैसे देख रहे हैं इन सभी को, और इतनी गिरावट के बाद क्या आपको लगता है कि मीडिया एज अ सेक्टर में जी एंटरटेनमेंट में आपको एंट्री लेनी चाहिए वैल्यूएशंस और ग्रोथ ट्रिगर्स के हिसाब से? क्या आपको लगता है जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं कहीं ना कहीं शेयर प्राइस को भी सपोर्ट करेंगे और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट फिर से वापस आएगा? 20% हेयर कट लेते तो हमें समझना चाहिए कि काफी अकाउंटेबिलिटी है एंड ये मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत है और हमें कॉस्ट पे नियंत्रण लाना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन इसके चलते जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नेगेटिव न्यूज बहुत सारी आई है कि कंपनी में काफी गलत चीजें हुई है रिगार्डिंग फंड्स। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी ना, मैं इसमें बायर नहीं। हालांकि पीपीएफएस ने इसमें शेयर्स खरीदे हैं, एक ब्लॉक लिया 140 पे और दे आर सो फार मेकिंग मनी। बट मुझे लगता है कि जब तक हमें कोई क्लियर साइंस नहीं मिलते ना, मैं इसमें बायर नहीं। ओके, फिलहाल इन स्तरों पे बाय करने की चेष्टा नहीं है। विनीत की क्लियर राय आती हुई जी एंटरटेनमेंट पे थोड़ा सा बच के यहाँ पे आप चलें। पर इसके अलावा कुछ और काउंटर्स पे फोकस करेंगे। आज भारत फोर्ज भी फोकस में रहेगा। इसी के साथ साथ जीएनए एक्सेल्स और आरके फोर्जिंग को भी लेकर खबर है, क्योंकि ये सभी कंपनीज के जो नॉर्थ अमेरिका की क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स के नंबर्स आते हैं उनके चलते जो है इन कंपनीज पे इम्पैक्ट हम आते हुए देखते हैं। और इस बार जो मार्च में नंबर्स आए हैं वो कमज़ोर रहे हैं, क्योंकि फरवरी से लेकर अब तक देखें तो वहाँ पे डबल डिजिट की गिरावट रही है और साल दर साल भी लगभग 19% की गिरावट हमने इस ऑर्डर बुक में देखी है। तो सोनी, एक बार आप चार्ट चेक दीजिए। भारत फोर्ज कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे कुछ कमज़ोरी के संकेत दिख रहे हैं?
जी डेफिनेट सृष्टि जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी सपोर्ट के साथ कल बाउंस किया है 1130-35 पे अच्छा सपोर्ट है। अगर आज वो सपोर्ट को होल्ड करता है और 1160 के ऊपर रेजिस्टेंस क्रॉस कर पाता है तो आपको एक फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 1190 1200 एक बार नजर आ सकता है। सो मेरे ख्याल से ये लेवल्स को वॉच कीजिए। 1160 क्रॉस होने के बाद ही आप यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे बाई कर सकते हैं। 1190 1200 टारगेट एंड स्टॉप लॉस 1135। ठीक है। भारत फोर्ज को लेकर ये व्यू। V2 रिटेल के बहुत तगड़े अपडेट आए हैं और अगर हम इसके आय की बात करें तो 53% आय बढ़ी है, 295 करोड़ रुपए पर पहुंची है और Q4 में जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही है वो रही है 40% की। 10 नए स्टोर भी खोले हैं, तो चौतरफा हम कहेंगे कि एक बढ़िया अपडेट V2 रिटेल की तरफ से। 350 रुपए के भाव से लगातार हमने V2 रिटेल के शेयर में एक बढ़िया वाली तेजी देखी है और अब 465 रुपए पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। मतलब महीने भर से भी कम समय में ये हमने उछाल देखा है। V2 रिटेल एक बार जरा इसको सोनी आप ही चेक कीजिए और बताइए कैसा लग रहा है इसका चार्ट आपको। जी अभिषेक जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो चार्ट्स पे एक इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस स्पेस रहेगा यहाँ पे अराउंड 470-72। मेरे ख्याल से अगर जब तक वो क्रॉस नहीं करता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। उसके ऊपर आप एक बाई का स्ट्रैटेजी इनिशिएट कर सकते हैं टुवर्ड्स 490-95 टारगेट बनेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे 450, बट थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। रेजिस्टेंस क्रॉस पर ही आप यहाँ पे बाई इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, V2 रिटेल को लेकर ये व्यू। शिवागी नाल्को के भी अपडेट बहुत अच्छे आए हैं Q4 के और ये शेयर भी लगातार मोमेंटम में है 130-135 रुपए के भाव से। एल्यूमिनियम और बॉक्साइट का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। मेटल बिक्री करीब करीब 4.5 लाख मीट्रिक टन रही है और ये भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। अगर हम इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो 101.15% पर क्षमता का ये इस्तेमाल कर रही है कंपनी, तो वो भी बहुत ही स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा नाल्को चेक करके बताइए नाल्को क्या लेना है और ये शेयर कहां तक जाएगा। जी बिल्कुल, स्टॉक की अगर हम बात करें यहाँ पे एक अच्छा सेक्टर का टेलविंड बनते हुए दिखा है हमें। एंड जिस तरह से प्राइस एक्शन है यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड एक्सपेक्टेड है। ऑल्दो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, ट्रेल करते रहे आगे की तरफ। नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट 175 के नजर आते हुए दिख रहे हैं, 162 के एक स्टॉप को ध्यान रखते हुए। कुछ और शेयर भी पता कर लेते हैं। हालांकि मेरे सहयोगी आपको खबरों वाले शेयर, ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर सब कुछ पता कर रहे हैं। मैं कुछ एक नया सेगमेंट खोल के जो ब्रेकआउट शेयर्स होते हैं ना, वो सारे एक बार आपसे पता करता चलता हूँ। सबसे पहले करते हैं अंशुल से बात। अंशुल, एक बार ज़रा टाटा कॉम देखेंगे, इसका वीकली चार्ट का ब्रेकआउट है, पोजीशन जिनके पास है होल्ड करें और जो नए वाले भी ले सकते हैं क्या टाटा कॉम। देखिए डिम्पी जी, वीकली चार्ट पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया है। पैटर्न पूरा 26 बार्स का है, तो यहाँ से 10 से 12 हफ्ते की आराम से शॉर्ट टर्म रैली बननी चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। वीकली ओपन लो के साथ चला है तो प्रोबेबली हम वीक हाई पे क्लोज करेंगे और 3 इनसाइड बार भी थी वीकली पे जहाँ से ब्रेकआउट आया है, तो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। 2000 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा, 2000-2010 का सपोर्ट है, वहां पे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए। 2150 इमीडिएटली मिलेगा, थोड़ा सा समय देते हैं तो 2300-2350 तक के टारगेट मिलेंगे। टाटा ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर की कैटेगरी में टाटा कॉम आता है। ठीक है, डन। एक शेयर और पता कर लेते हैं, कार्बोरंडम यूनिवर्सल। राहुल जी, एक बार जरा आप इस शेयर को चेक करेंगे। कार्बोरंडम यूनिवर्सल, इसका भी स्ट्रॉन्ग बेस है। कल इसने अपने पुराने रेजिस्टेंस को पार किया, डेज हाई के आसपास बंद किया है। पोजीशंस को कैरी करें, नए भी ले सकते हैं। पोजीशन कैरी कर सकते हैं विद एक स्मॉल कैवियट। आप डेली कैंडल को अगर नोटिस करेंगे ना, 1345 का हाई था और 2% नीचे क्लोज हुआ डेज हाई से। तो आज अगर कंटिन्यूड मोमेंटम दिख रहा है और आप देख रहे हैं कि मार्केट जो गैप डाउन खुल रहा है मार्केट से स्ट्रांग है, तब लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस में कहूंगा 1315 का रखना चाहिए। डंपिंग मारते जाओ। आप ये कह रहे हैं कि बाय भी कर सकते हैं कार्बोरंडम। दोनों शेयर्स पे पूछा, दोनों पे हमको होल्ड और बाय मिल गया। एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए इस पे सोनी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आप इसको प्लस करेंगे या मैं सीरीज़ के लिए पूछ रहा हूँ आपसे, सीरीज़ के लिए होल्ड करके रखें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल।
जी डेफिनेटली डिम्पी जी, आप इसको सीरीज के लिए होल्ड कर सकते हैं। 600 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कोई भी डिक्लाइन मिलता है टुवर्ड 615, वहां पे एंटर करने के लिए एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा। बट आप 600 स्टॉप लॉस के साथ इसको डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। एक बार 650 660 का एक टारगेट यहाँ पे है, तो वहां पे एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है शिवांगी, ये क्या सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको पूरी सीरीज के लिए रखा जा सकता है क्या, या फिर इसको भी बाइंग और डिप करना चाहिए, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? जी डिम्पी जी, सेल की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक अच्छे कंसोलिडेशन से निकलते हुए नजर आ रहा है स्टॉक। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगेन काफी वॉलेटाइल भी रहता है ये स्टॉक, तो स्टॉप लॉसेस को ध्यान रखें। पिछले सीरीज में 95% के ऊपर रोल ओवर भी हुए हैं लॉन्ग साइड में, तो बिल्कुल हम इस सीरीज में कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं अपसाइड। और जिस तरह से इस पूरे हफ्ते हमने देखा है कि बाइंग इंटरेस्ट इंटैक्ट है, तो ये जो है नेक्स्ट टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पे बनते हुए दिख रहे हैं अराउंड 140 155 के, तो वहां के लिए हम होल्ड कर सकते हैं इस सीरीज के लिए। और 143 के एक स्टॉप को ध्यान रखें। ठीक है, एक शेयर मेरे को और पता करना है, वो भी टाटा ग्रुप का ही है, लेकिन उसके नाम के आगे टाटा नहीं है, वो है रैलीज इंडिया। एक बार ज़रा वो भी दिखा दीजिए और इसका मंथली और वीकली भी दिखाइएगा। अंशुल, ये सवाल आपसे होगा, रैलीज इंडिया ये प्लस करना है और जिनके पास है होल्ड करके रखे ना, शेयर चल जाएगा। और बिल्कुल डिम्पी जी, इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। अगर है तो होल्ड करना चाहिए, अगर नहीं है तो 265 निकलते ही से 265 266 निकलते ही से इसको लॉन्ग करना चाहिए। मंथली चार्ट पे अगर देखें तो 29 महीने 29 मंथ्स का एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, जहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है और ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ से स्टॉक जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म हाई इसका बना था जून 2021 में 352 का, इसको टेस्ट करेगा और इसके ऊपर फ्रेश मोमेंटम फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा तो 450 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ पे बड़ा अपसाइड का पोटेंशियल है, करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस केवल लगाना है 230 का क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है विनीत सर, कल आपको पता है खबर आई थी कि जो सीमेंट का दाम है अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग रेट बढ़े हैं, लेकिन वो 20 रुपये से लेकर 70-80 रुपये पर बैग के हिसाब से बढ़े हैं। और इससे पहले आपको ये बात भी पता है कि उनकी जो कॉस्टिंग वोस्टिंग है उन्होंने काफ़ी हद तक मैनेज कर रखी है। और मेरे को लग रहा है थोड़ा प्री डिसीजन है कि बाद में कोल के दाम बढ़ जाएँ, बाद में कोई और दिक्कत है, इससे अच्छा पहले ही प्राइजेस को बढ़ा लो। आपको सीमेंट पैक पूरा कैसा दिख रहा है, और इसमें से कोई एक दो कंपनी आप नोटिस करवाना चाहें तो? सीमेंट तो अच्छा ही लगता है। इतनी अग्रेसिव ग्रोथ आ रही है, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने हिंट दी है कि एग्रेसिव टारगेट्स रहेंगे, टाइमलाइन स्ट्रिक्ट रहेंगी, ग्रोथ के लिए काफी तेजी रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो एंटायर आईटी पैक लुक्स, सीमेंट स्टॉक्स लुक गुड। उसमें हमें ज्यादा करके सागर सीमेंट और अंबुजा काफी तेज लगते हैं। सागर सीमेंट क्योंकि वो वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट सीमेंट प्लेयर्स है, उनकी कैपेसिटी काफी अच्छी तरह से उन्होंने प्लान की है, तो हमें लगता है कि इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है, नंबर वन। एंड नंबर टू, अंबुजा सीमेंट है, इनके जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स है, काफी ऑन स्ट्रीमिंग होगी इस साल में कैपेसिटीज, तो हमें लगता है कि इसमें भी आपको अग्रेसिव ग्रोथ आएगा। और अंबुजा का पावर कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की ओर ज्यादा बढ़ने की कोशिश है, उससे हमें लगता है कि काफी नियंत्रण आएगा कॉस्ट में, और वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, इसके कारण उनके मार्जिन्स बढ़ने की भी संभावना है। ठीक है, तो सीमेंट काउंटर्स में क्या करना है आपको और कौन से रखने हैं स्टॉक्स नज़र में, वो भी बता दिया गया है। साथ ही जुबिलेंट फूडवर्क्स पे भी एक बार सोनी आप इस पे राय दीजिए। मुझे जहाँ तक याद है आपके रेडार पे काउंटर था भी, आप इसे ट्रैक भी कर रहे थे। जुबिलेंट फूडवर्क्स पे आज एक्चुअली पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जहाँ पे बोफा ने रेटिंग अपग्रेड की है, बाय की रेटिंग दे दी है और लक्ष्य 555 के दे रहे हैं। और उनका कहना है कि अब जो गिरावट हमने देखी है यहाँ से उनको ये स्टॉक पसंद आ रहा है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी सारे कंपनी स्टेप्स उठा रही है जो कि वो पॉजिटिव पा रहे हैं। चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स, क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल के संकेत है? सृष्टि जी, यहाँ पे रिवर्सल की संकेत आपको तभी मिलेंगे अगर 465 470 रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाता है। आज के अगर न्यूज इम्पैक्ट पे ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर पाता है, तो वहां पे डेफिनेटली एक बाई का एक सिग्नल बनेगा यहाँ पे, एंड टुवर्ड्स 500 510 के टारगेट्स बनेंगे। सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट कीजिए, 470 रेजिस्टेंस के ऊपर ही आप इसमें
लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 500 510 एंड कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 450। ठीक है, तो 470 का इंतज़ार करें और उसके बाद ही लॉन्ग्स इनिशिएट करें 510 तक के टारगेट्स के लिए, पर 470 पहले निकलने ज़रूर दें। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि खबरों के दम पे कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। 9 बजे के नवरत्न शेयर्स लेकर हैं हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे एक्शन में। जी बिल्कुल, पहला स्टॉक रहेगा JSW एनर्जी। 5,000 करोड़ का QIP खुल चुका है और जो इंडिकेटिव प्राइस है वो 485 रुपीज़ पर शेयर पे, यानी कि लगभग 11% डिस्काउंट पे है। और कंपनी की क्या कमेंट्री होगी इसके यूसेज को लेके, प्रोसीड्स को लेके, स्पेशली जो न्यू ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उस पे बाजार की नज़र रहेगी। दूसरा स्टॉक रहेगा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। 5 अप्रैल को अहम बोर्ड मीट है, यहाँ पे फंड रेज की बात होगी, इक्विटी या डेट के जरिए ये फंड रेज हो सकती है। अब इंटरेस्टिंगली इनका NCLT में भी जो है अप्रैल 24 को एक इम्पॉर्टेंट मीट है और अगर वो अप्रूवल्स आने लगते हैं तो यहाँ पे री रेटिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि बाकी रियल्टी स्टॉक्स में हमने ऑलरेडी तेज़ी देखी हुई है और इतना कैचअप स्टॉक में नहीं आया है। पावर रिलेटेड स्टॉक्स, टाटा पावर ले लीजिए, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज ले लीजिए, इन स्टॉक्स पे भी फोकस रखेंगे। और यहाँ पे जो है हमारा एक्सक्लूसिव है ET नाउ स्वदेश में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जो सेक्शन 11 होती है आपकी पावर एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की, उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया सितंबर 2024 के लेके। अब ये जो है इंपोर्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के लिए, इसका मतलब जो पावर यूसेज है वो और डिमांड जो है बढ़त देखने का जो एक्सपेक्टेशंस है स्पेशली इस समर को लेके, तो पावर स्टॉक्स में आज जो है हलचल देखने मिल सकती है। V2 रिटेल की बात करें तो शानदार Q4 अपडेट्स आए हैं, रेवेन्यू 50% के ऊपर आया और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो लगातार दूसरे स्ट्रेट मंथ जो है या दूसरे स्ट्रेट क्वार्टर कह सकते हैं, वहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। 40% का ग्रोथ आया है, तो स्टॉक में आज तेज़ी देखने मिल सकता है। PLI स्कीम की अप्रूवल्स पे फोकस भी कर लेते हैं तो यहाँ पे एम्बर एंटरप्राइजेस को PLI बेनिफिट आया है AC कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग करने में, और उसके साथ साथ एक स्मॉल कैप कंपनी ईपैक ड्यूरेबल्स को भी इसी सेगमेंट में अप्रूवल आया है। इसके अलावा भारत फोर्ज, GNA एक्सेल्स, RK फोर्जिंग्स भी फोकस में रहेंगे। NA जो क्लास 8 की ट्रक ऑर्डर्स होती है नॉर्थ अमेरिका की, वो जो है मार्च के लिए और लगभग 19% की गिरावट आई है, तो इन स्टॉक्स में थोड़ी प्रेशर देखने मिल सकता है। और ओवरऑल ऑटो के जो नंबर्स आए हैं डोमेस्टिकली भी, यहाँ पे भी देखें तो ओवरऑल कहेंगे तो थोड़े कमज़ोर आए हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ भी फोकस में रहेगा, है तो 2000 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी, लेकिन इंटरेस्टिंगली इनको जो टैक्स का पेनल्टी ऑर्डर आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो 450 करोड़ रुपए का आया है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से लगभग 25% का तो डिमांड ही आया है, तो स्टॉक में जो है आज सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। हमारा 8वां स्टॉक वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे जो है जुबिलेंट फूडवर्क्स फोकस में रहेगा। बोफा का रिपोर्ट आया है, अपग्रेड कर दिया उन्होंने बाई से, पहले न्यूट्रल रेटिंग था। लक्ष्य है लगभग 555 रुपये पर शेयर, और उनका कहना है कि अब जो है स्टॉक में गिरावट ऑलरेडी देखने मिल चुकी है और जो बिज़नेस कंडीशन से इस और ज़्यादा डिटोरिएट नहीं करने वाले हैं, और कंपनी जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है रिवाइवल पे जो है उस पर भी फोकस रहेगा। तो इस साइक्लिकल डाउनटर्न पे निवेश का जो है सलाह बोफा का आया है जुबिलेंट फूडवर्क्स से। हमारा आखिरी स्टॉक वो है मैक्स हेल्थ केयर, वो हमारा खबर रहेगा, और यहाँ पे कंपनी की जो फोकस है उनके माइक्रो मार्केट्स पे लेके ज़्यादा फोकस है, और यहाँ पे जो नागपुर और लखनऊ के मार्केट्स है वहाँ पे वो अपनी बेड कैपेसिटी वो बढ़ा सकते हैं, और इम्पोर्टेंटली लैंड पार्सल भी जो है लखनऊ में परचेज़ किया गया था। इसके अलावा जो है चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि उनके जो द्वारका के होटल है हॉस्पिटल है उसको अभी कमिश्निंग देखने मिल सकता है। तो ये 9 स्टॉक्स है जो आपके आज रडार में होने चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे रखनी है नज़र, साथ ही हमारी एक्सक्लूसिव खबर 2 काउंटर्स पे, एक तो पावर स्टॉक्स से रिलेटेड और साथ ही खबर के दम पे मैक्स हेल्थ केयर भी फोकस में रहेगा। लखनऊ में जो लैंड पार्सल लिया था उस पर बेड कैपेसिटी एडिशंस कंपनी प्लान कर रही है, तो उसके चलते देखते हैं क्या कुछ प्राइस एक्शन होता है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और इसके अलावा जैसे कि पावर काउंटर्स पे हम चर्चा कर रहे थे, आज उनको लेकर उस खबर को लेकर भी एक्शन रह सकता है इस पे। और विनीत, एक बार आपसे इस पे राय जानना चाहेंगे। देखिए, खबर ये है कि सेक्शन 11 जो है अब सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें ये होगा कि गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं जितने भी थर्मल प्लांट्स हैं या अन्य पावर प्लांट्स हैं उनको बोल सकती है कि आप पावर शॉर्टेज को केटर करें,
और साथ ही साथ हम ये पूरे समर सीज़न को लेकर भी एक ये थीम प्ले आउट कर सकती है कि जिस तरीके की गर्मी की आशंका लगाई जा रही है कि सभी पावर कंपनीज इसको लेकर फोकस में रहेंगी। विनीत, आपसे समझना चाहेंगे आप कैसे देख रहे हैं पावर एज अ स्टोरी, एंड यहाँ पे आपकी कौन सी टॉप बेट्स है? नहीं, डेफिनेटली पावर सेक्टर तो लाइमलाइट में है ही, क्योंकि इंडिया की पावर कंजम्पशन ग्रो हो रही है। कंज्यूमर लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, कंज्यूमर डिमांड एग्रेसिव है, इंडिया की लाइफस्टाइल्स अपग्रेड हो रही है। दूसरी चीज है, मैन्युफैक्चरिंग को इतना एम्फेसिस दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, तो डेफिनेटली ये ग्रोथ आ गई। इसमें हमें अडानी ग्रीन और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में काफी तेजी लगती है। अडानी पावर को भी हम काफी एग्रेसिवली बाय करने की राय देंगे, क्योंकि ये तीनों काउंटर में ऐसा है कि एक आपका जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, ये 5,000 करोड़ रुपए रेज कर है, इनके एम्बिशियस टारगेट्स है। 20,000 गीगावाट, 20,000 मेगावाट का इनका प्लान है बाय 2030। अडानी पावर तो ऑब्वियसली कोल डिमांड इतना ज्यादा है और ये प्योर थर्मल प्ले है, तो ये हमें अच्छा लगता है। और तीसरा प्लेयर अडानी ग्रीन, जो 45 गीगावाट की कैपेसिटी 2030 तक करने वाला है। 2030 ज्यादा दूर नहीं है, 6 ही साल है। और अभी इनकी जो 10-11 गीगावाट की कैपेसिटी यहाँ से ऑलमोस्ट 4.5x बढ़ेगी। तो इनमें क्या है ना कि पावर डिमांड में, स्पेशली इन रिन्यूएबल एनर्जी, आपके जो विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यूज है काफी इंटैक्ट है। और 25 साल तक आपको अडानी ग्रीन में कॉन्स्टेंटली जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं सेकी के साथ, इनको डिमांड और प्राइस की विजिबिलिटी अच्छी तरह से आती है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है, और हमें लगता है कि ये तीनों स्टॉक काफी अच्छे हैंडसम गेन्स दे सकते हैं अगर आप इनको 2 से 3 साल होल्ड करें। ठीक है, तो अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे नज़र है और अदानी पावर, यहाँ पे हमने एक टेक्निकल कॉल भी आती हुई देखी थी, और साथ ही अब विनीत का भी भरोसा अदानी पावर पे है, तो इस पे ध्यान ज़रूर रखेंगे। पर इस बीच अब हमारे साथ कुछ बोरा भी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे। कुछ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए, मार्केट खुलने में कुछ ही समय रह गए हैं, उससे पहले कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पे, कहाँ हैं आपकी कॉल्स? बिल्कुल सृष्टि, फर्स्ट ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग। पर देखिए, ओवरऑल क्विक व्यू अगर दे दूं तो हमें लग रहा है कि ये जो डिप आई है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे साबित होगी। तो पोजिशनली यहाँ पे 22,300 22,250 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे 22,500 और उसके ऊपर के लेवल्स जो हैं ये आपके लिए एज ए टारगेट ट्रैक करेंगे। बैंक निफ्टी पे भी बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रहेगा। 47,100 एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। 47,800 48,000 के जो लेवल्स हैं ये होंगे आपके लिए एज टारगेट। अब ये जो गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, या माइल्डली कह सकते हैं नीचे की तरफ ओपनिंग है, इसमें कुछ स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा, उसमें पहला है रेनबो और दूसरा है बीएससी। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर अगर आप बाय करें तो यहाँ पे 1400 का टारगेट, 1340 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बीएससी का स्टॉक हम देख रहे हैं काफी दिनों से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, तो किसी भी तरह की डिप आए तो इस स्टॉक में फिर से एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी बनती है। बीएससी के लिए हमारा पोजिशनल टारगेट 3000 का है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 2600 के करीब लेके चले। ठीक है, बीएससी हमने इसमें अच्छा मोमेंटम देखा है और कल भी हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर ये शेयर था। 3,000 रुपये से ऊपर निकलने के लिए तैयार है। और दूसरा शेयर है रेनबो चिल्ड्रन, ये कुछ को पसंद भी है, पहले भी काफ़ी इसको रेकमेंड कर भी चुके हैं कुछ। तो ये दो शेयर कुछ की तरफ से। लेकिन सोने पर नजर डालिए, सोना रिकॉर्ड ऊंचाई बना चुका है और अप्रैल वायदा और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जून वायदा, दोनों के दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहे हैं। 69,475 रुपये का आपको स्तर दिखेगा एमसीएक्स पर। हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं, फटाफट उनसे एक जरा व्यू लेते हैं सोने पर। विश्वमोहन, लगातार तेजी, लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई, ट्रिगर्स क्या है और क्या यह मजबूती बनी रहेगी? देखिए, लगातार ये तेजी की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक हेज फंड्स और ईटीएफ की बाइंग उस तरह की नहीं आ रही, लेकिन जितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनको लग रहा है कि जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है तो हेज फंड्स की भी बाइंग आएगी और यहाँ पर ईटीएफ की भी बाइंग देखने को मिलेगी। जियोपॉलिटिकल कंसर्न है ही, सीरिया में जिस तरह से ईरान की एम्बेसी पे इजराइल की तरफ से हमला किया है वो चिंता है, फिर ताइवान में आज जिस तरह से भूकंप आया, तो ये तमाम चीज़ें हैं। एक तरफ से ग्लोबल ग्रोथ को लेकर अनसर्टेनिटी है,
तरफ से राजनीतिक चिंता है। तो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं और एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अब 69,500 के बेहद करीब जून का वायदा जा चुका है और 5 अप्रैल को जिसकी एक्सपायरी है उसने तो सोमवार को ही 69,487 का नया रिकॉर्ड बना दिया था। उसी के आसपास आज भी है और जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमने पोल भी किया था, उनको लगता है कि इस साल का जो टॉप लेवल होगा 75,000 रुपए के पार भी सोना इस साल जा सकता है। लेकिन इस करंट लेवल पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि अभी आप वेट करें, जल्दबाजी ना करें खरीदारी में, गिरावट का वेट करें फिर नई एंट्री करें। ठीक है, गिरावट का वेट करें नई एंट्री के लिए। सोने पर लेकर ये व्यू बाजार खुलने में 2 मिनट के आसपास समय रह गया है। लेवल्स भी सेटल हो गए हैं और लेवल वहां सेटल हुए हैं जो कल का निचला स्तर है डिम्पी 22,388 करीब 65 अंकों के आसपास की कमजोरी। क्या करना चाहिए आज? देखिए कल भी मार्केट के पास गैप डाउन था लेकिन मार्केट ने कोई गिरावट नहीं दिखाई थी। आज भी गैप डाउन 120 पॉइंट का था लेकिन खुला उसका सिर्फ आधा यानी कि 65 पॉइंट ही। तो मार्केट एक अपने स्ट्रॉन्ग बेस जोन पे खुल रहा है और बेस पे क्या है, ये ना 100 पॉइंट का बेस है। ये 22,200 से 300 तक की रेंज में शुरू होता है और 388 मिल रहा है। 88 पॉइंट की और गुंजाइश है। अगर आपको 88 पॉइंट नीचे मिल जाए तो आप बाइंग एक्शन तुरंत ले लीजिएगा, फिर किसी वेट मत कीजिएगा। 22,200 के नीचे का आप कोई भी स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आपका पहला टारगेट 550 फिर 650 तक के टारगेट होंगे। लेकिन क्या यहीं पे खुलते ही मेरे को प्लस करना है, इस पर मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एक गिरावट थोड़ी एक्सटेंड होगी और 1 मिनट के लिए मैं वेट करूंगा। लेवल्स आएंगे नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ भी सकता हूँ। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी जिस लेवल पे खुल रहा है 47,350, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी में पहला सौदा प्लस करूंगा और मैं एक राउंड, मान लीजिए मेरे को 3 लॉट लेने, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए मेरे को 3 लॉट लेने, तो मैं एक लॉट खुलते प्लस करूंगा बैंक निफ्टी का 47,300 के रेंज पे। फिर मैं दूसरा लूंगा 47,200 या 150 के आसपास और फाइनली मेरा 47,000 के आसपास की पोजीशंस का फाइनल लॉट बनेगा और मैं सबका स्टॉप लॉस 47,000 डालूंगा और मेरा टारगेट 47,800 और 48,000 का अगले 6 से 7 दिन के लिए है। तो इसलिए बैंक निफ्टी खुलते ही मैं प्लस करूंगा एक लॉट यानी कि 20-30%। और लेकिन निफ्टी के लिए मैं अभी 60-70 पॉइंट मैं थोड़ा और रुकूंगा कि मेरे को अगर और सस्ता मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मोटा मोटी रणनीति है मार्केट की। बाजार खुलने में 40 सेकंड का समय रह गया। जल्दी से आपको बता देते हैं आज के कौन कौन से शेयर ऐसे हैं जो मजबूत खुल रहे हैं। लेवल्स ऑलरेडी निफ्टी के हम डिस्कस कर चुके हैं। आज आइए पहले टॉप गेनर्स पे, यानी कि बाजार को कौन मजबूत देगा आज देगा अल्ट्राटेक सीमेंट की बात हो रही थी, डिवी स्लैब देगा, ONGC देगा, हीरो मोटोकॉर्प देगा। इन सबके पास बढ़त आधे से पौने 1% तक की बढ़त है। आज कमज़ोर कौन करेगा? थोड़ा TCS करेगा। CLSC की रिपोर्ट आ गई, उसके बावजूद भी TCS में उतना दम नहीं आया। भारतीय टेल 1% खुल रहा है नीचे। एशियन पेंट थोड़ा क्रूड का इंपैक्ट लेके नीचे आएगा 1% और मारुति के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। सन फार्मा भी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होगा। ये करीब आधे % है। अगर आप देखें सब में पहले टॉप काउंटर्स में ना तो आपको रिलायंस मिला ना ही HDFC। बाजार का नोट आज ओपनिंग का उतना भी नहीं है, ठीक है, और एक करीब 916 एडवांसेस के साथ खुल रहा है। अब 76 पॉइंट की गिरावट है, 83 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। मैं 22,300-320 के आसपास की वेट करूंगा, उसके बाद मैं अपना एक्शन लूंगा। लेकिन मैं निफ्टी बैंक पे अभी से ही काफ़ी एक्टिव हूं और मेरे को लगता है कि निफ्टी बैंक कुछ ज़्यादा नीचे आएगा और आप देख भी रहे होंगे कि निफ्टी बैंक ने स्पीड से रिकवरी करना शुरू कर दिया और 158 पॉइंट अभी सिर्फ गिरावट के रह गए हैं। कुल मिला के मार्केट का सेटअप आज का ठीक है। जैसे मैं बता रहा था कि आप बढ़ने वाले शेयर्स की अगर तादाद भी देखेंगे वो उतनी खराब भी नहीं है। आज गैप भी बहुत कम मिला, ज़्यादा बड़ा गैप भी नहीं मिला। आइए जरा स्क्रीन पे लेके आइए, स्क्रीन पे बढ़ने वाले शेयर जरा वो फटाफट से दिखाते जाइए। अल्ट्राटेक सीमेंट दिखाइए, डिवी स्लैब दिखाइए, ONGC दिखाइए आप स्क्रीन पर। इसके दिखाइए जी एंटरटेनमेंट 1% ऊपर है, टाटा टेक 1% ऊपर है, जुबिलेंट फूडवर्क 1% ऊपर है। ये कुछ एक शेयर्स हैं जहां पर आज मार्केट का मोमेंटम काफ़ी बेहतरीन मिला है। डी मार्ट है वो करीब 1% ऊपर है, वो शेयर भी दिखाओ आप। और बजाज होल्डिंग है वो करीब ½ % ऊपर है। अब जरा वीक काउंटर्स आपको दिखाता हूँ। वीक में भारतीय एयरटेल दिखाओ आप, एशियन पेंट्स दिखाओ वीक काउंटर्स में, ये आज थोड़ा वीक है। TCS वीक है ½ %, मारुति वीक है ½ %। ये कुछ एक शेयर्स आज वीक ओपन हो रहे हैं। आपको मैं थोड़ा और वीक काउंटर्स दिखाता हूँ। अशोक लीलैंड दिखाओ वीक है, भारत फोर्ज वीक है 2%, पतंजलि 1.5% टूटा, खबर आप देख ही रहे होगे सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट वाली। और गोदरेज प्रॉपर्टीज 1% ये वीक है। ये एक्चुअली में ब्रेकआउट शेयर था लेकिन थोड़ा रुका हुआ है। जी पे ध्यान रखिएगा, 157 ऑलरेडी हमने आपको नोटिस करवाया हुआ शेयर है,
यहाँ पर आएगा तभी आप ट्रेड लेना। मैं कुछ आपको नेक्स्ट 50 वाले शेयर्स भी बताता हूँ जहाँ पे मजबूती है। आप हिंदुस्तान जिंक दिखाइए एक बार स्क्रीन पे जरा, वहाँ पर स्ट्रेंथ आपको दिखेगी। आप लिंडे इंडिया दिखाइए, वहाँ पर आपको वापस से स्ट्रेंथ दिखेगी। आज JSW एनर्जी जिसका QIP खुला उसने साल का हाई टेस्ट किया। अदानी पावर जो आज अंशुल की कॉल है उसने आज साल का हाई टेस्ट किया। ये कुछ एक वो शेयर्स भी हैं जहाँ पर आपको मोमेंटम काफ़ी फास्ट मिल रहा है। पतंजलि, भारत फोर्ज, अशोक लीलैंड, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो अभी भी आपको थोड़े कमज़ोर दिखेंगे। इसके अलावा जहाँ पे और कमज़ोरी है, कुछ बड़े शेयर्स की बात मैंने तो मैप माई इंडिया भी आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, वहाँ पर भी आज को आपको कमज़ोरी दिखेगी। कुल मिला के 97 पॉइंट हो गए, 22,354.55 आ चुके हैं। मैं 22,300 की वेट में सिर्फ बैठा हुआ हूँ कि मेरे को 22,300 मिल जाए। बैंक निफ्टी अपने 47,300 के आसपास मिल जाए। मैं एक लॉट बैंक निफ्टी का, फिर एक लॉट निफ्टी का ज़रूर प्लस करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को सपोर्ट दिखता है। 1000 शेयर और 800 शेयर एडवांस में डिक्लाइन में दिख रहे होंगे आपको। कांटे की टक्कर चल रही है, कमज़ोरी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाजार अपने सपोर्ट्स को इतनी जल्दी सरेंडर होने नहीं देगा क्योंकि FIs की लॉन्ग होल्डिंग सिस्टम में है। पुट कॉल रेशो ठीक है, मार्केट का मोमेंटम ठीक है, स्ट्रक्चर का कोई ब्रेकडाउन नहीं है, ऑप्शन चेन ठीक है, इसलिए ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी हो सकता है। बट आप आराम से ट्रेड लीजिएगा, किश्तों में ट्रेड लीजिएगा, आपका पैसा बनना ऑलमोस्ट तय हो जाएगा। ठीक, तो आप हीट मैप लेके आते हैं स्क्रीन पर, जरा जल्दी से हीट मैप दिखा दीजिए। उसके बाद फिर सृष्टि आपको बता देंगे कि छोटे मझोले शेयर्स आ रहा है, और फिर साथ ही हम आपको आज के ओपनिंग ट्रेड भी आपके सामने रखेंगे। हीट मैप ONGC, अल्ट्रा, एक्सेस और DV स्लैब ध्यान रखा जाए। कल एक्सेस बैंक आपको कमज़ोर कर रहा था, कल ICICI बैंक आपको कमज़ोर कर रहा था, कोटक आपको कमज़ोर कर रहा था, आज उसमें से एक्सिस बैंक छटक के ऊपर आया है। मेरे को बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप लास्ट की 2 लेयर्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको नुकसान दिखेगा। कुल मिला के 12 शेयरों की स्क्रीन है जिसमें से 8 शेयर अभी भी आपको कमज़ोर दिख रहे हैं। एक काम कीजिए, जब ये स्क्रीन आपने दिखाई दी है तो एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन दिखा सकते हैं F&O वाला भी, वो शेयर भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें बहुत बड़ा गैप है तो आप ये समझिएगा कि पुल बैक आने के चांसेस हैं। अगर वो कांटे की टक्कर चल रही है तो आधा पौना घंटा रुकना पड़ेगा। अगर वो F&O वाली शीट अगर आप दिखा पाएँ तो, हालांकि वैसे मैं आपको बता देता हूँ अपने हिसाब से ऐसी आ गई 150 और 32 है तो बहुत बड़ा गैप है, ये करीब 5 टाइम्स का गैप है, ये रिकवर होने में आ सकता है अगर रिकवरी पे आए तो ये मेरे लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं इस समय मार्केट्स के अंदर देख रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा स्क्वीज़ आप और एडवांसेस वालों को ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी स्क्वीज्ड होके ही वो ओपन हुए हैं। सृष्टि आपको बता रही है छोटे मझोले शेयर्स के बारे में। तो अगर इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में गिरावट ज़रूर है, पर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। हल्की कमज़ोरी के साथ उन्होंने शुरुआत ज़रूर की है, पर आधे % से कम की कमज़ोरी है। इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स फोकस में है। पावर स्टॉक्स में से अगर हम देखें तो छोटे मझोले पावर काउंटर्स में भी अच्छा एक्शन है। अदानी पावर जैसा कि लार्ज कैप स्पेस में हाईलाइट कर रहे थे। छोटे काउंटर्स में JP पावर ज़रूर है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर आता हुआ दिखा है। यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन भी है, इसमें करीब 3 से 4% की तेज़ी है। इसके अलावा सोलर स्पेसेस में से वारे रिन्यूएबल्स है जहां पे 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। अगर कुछ और काउंटर्स की बात करें तो वहां पे जितने भी Q4 अपडेट्स आए थे मेटल काउंटर्स को लेकर, उनको लेकर जोश काफ़ी है। मॉइल लीड करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लगभग 5% की तेज़ी है। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड एक काउंटर है जो कि 3.5% आज ऊपर खुलता हुआ नजर आया है। JSW एनर्जी खबरों के दम पे यहाँ पे 2% की मजबूती है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट जो कि हमने डिस्कस किया था, अच्छा एक्शन दिख रहा है। डिश टीवी पे भी नजर रखिए, यहाँ पे भी आज 3.5% की तेजी दिख रही है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट करीब 1.5% ऊपर है। नालको खबर के दम पे करीब 2.5% की तेजी दिखा रहा है और MMTC में भी हाल फिलहाल कुछ अच्छी चाल देखने को मिली है, यहाँ पे लगभग 2% की तेजी है। अगर कुछ गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली लार्ज कैप्स हैं जो कि थोड़े से आगे ज़रूर दिख रहे हैं। शाले होटल्स में लगभग 1% की कमज़ोरी है। इसके अलावा TCI एक्सप्रेस करीब 1.4% की गिरावट दिखा रहा है। पर आज अगर फ्लेवर की बात करें तो पावर स्टॉक्स और साथ ही मेटल काउंटर्स में जोश अच्छा देखने को मिल रहा है, इवन मिड और स्मॉल कैप के खेमे में भी। अभिषेक। बिल्कुल, तो ये बाजार की चाल है, लेकिन चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए मौके कहाँ पर बन रहे हैं ओपनिंग ट्रेड्स में, क्योंकि जहाँ पर शुरुआत हुई है निफ्टी की 84-85 अंकों के आसपास की नवरी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पर करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट है, लेकिन कल की तरह आज भी जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो तेजी के पक्ष में ही है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट से उतने थकान के संकेत बाजार में आपको नहीं मिल रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि IT से थोड़ा सा रिवर्सल है। इसके अलावा ऑयल इन गैस कंपनीज में भी हम थोड़े मूव्स ठीक ठाक देख रहे हैं। कंजम्पशन वाले शेयर आज वीक हैं। नेस्ले,
टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ये आपको कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। लेकिन चलिए लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। सोनी जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके कौन से शेयर है ओपनिंग ट्रेड के लिए? एक शेयर है या दो शेयर? जी अभिषेक जी, एक शेयर है, गेल है, यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट नजर आ रहा है। सो गेल करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। 182 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 192 194 टारगेट। गेल को खरीदने की सलाह है। 185 रुपए पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, 200 रुपए की तरफ ये बढ़ता हुआ अब ये दिखाई दे रहा है। गेल धमाकेदार बैटिंग के लिए तैयार है। कुछ आपके रडार पर कौन सा शेयर आया है? आपने क्या स्पॉट किया ओपनिंग ट्रेड में? अभिषेक, यहाँ पे SJVN हमें अच्छा लग रहा है। कल एक अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट था, आज हमें अच्छा फॉलो थ्रू देखने मिल रहा है। तो SJVN को बिल्कुल अपने रेडार पे रखें। यहाँ पे 138 तक का एक गैप है जो मेरे ख्याल से फिल हो सकता है इस रैली में। तो 138 तक के नियर टर्म टारगेट के लिए SJVN को अपने रेडार पे रख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 131 का निकल के आएगा। जस्ट अ क्विक वर्ड, अब इंडेक्स भले ही रेड में हो, बट जिस तरह का स्टॉक में हम एक्शन देख रहे हैं उतना उतना इंटेंस या उतना खराब माहौल नहीं लग रहा है। आई थिंक देयर विल बी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन टुडे एंड गोइंग फॉरवर्ड आल्सो। SJVN 138 के टारगेट के लिए आपको ये खरीदना है। 131 रुपए का स्टॉप लॉस, 3 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस, 5 रुपए ऊपर का टारगेट। ये बिल्कुल प्योरली इंट्राडे वाले ये कॉल्स हैं आपके लिए ओपनिंग ट्रेड में। कुश की तरफ से ये रिकमेंडेशन। अंशुल जी, आपने क्या खोजा है सर? क्या मिला है बढ़िया शेयर आपको? देखिए अभिषेक जी, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी सी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। इंडेक्स के बाहर थोड़ा सा एक्शन है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी, हेमी प्रॉप, इसमें बाइंग दूंगा। 213 रुपए के आसपास बाई करना है। 209 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और जो प्रीवियस मंथ हाई है 225 रुपए का, ये टारगेट बन के आएगा। मंथली चार्ट पे हैमर है, वीकली चार्ट पे 2 इनसाइड बार की फॉर्मेशन है और करंट वीक में ओपन लो के साथ चला है। तो प्रोबेबली हम वीकेंड हाई पे क्लोज करेंगे क्योंकि जनरली ओपन लो का पैटर्न होता है। तो वीक हाई पे क्लोजिंग आती है। 225 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 225 रुपए का टारगेट हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। आपको बताएं कि ये जो कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन के जो लैंड एसेट्स थे डिमर्जर वाले, उसको फिर ये लिस्ट कराए गए थे हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के नाम से। ये हैं ये। विनीत सर, आपके पास आएंगे। सर, आज हम देख रहे हैं कि जो मेटल स्टॉक्स हैं थोड़ी सी चमक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अब थोड़ी सी सस्टेन्ड बाइंग आ रही है इनमें। हिंडाल्को ऊपर है, आज ये टॉप गेनर है। नाल्को में तेजी आज हम देख रहे हैं। वेदांता का शेयर चल रहा है। आपको लगता है कि मेटल का मूड अब थोड़ा सा बदल रहा है? अगर हाँ, तो आपका फेवरेट शेयर कौन सा है इसमें? हमारा फेवरेट शेयर हिंडाल्को है और डेफिनेटली मूड चेंज हो गया है और हमें लगता है कि तेजी बरकरार रहेगी। आप देखो, गोल्ड और सिल्वर तो छा गए हैं। सिल्वर ने मैसिव ब्रेकआउट दे चुका है और ये ग्रेजुअली बाकी के सब मेटल काउंटर्स में अभी रैली सीप हो रहा है और ये क्लियर कट ये एक लॉन्ग कमोडिटीज एक क्लियर कट 8 to 10 years का ट्रेंड उभरते हुए नजर आ रहा है हमें। तो हम ग्रेजुअली मेटल स्टॉक्स को हमारे पोर्टफोलियो में ओवरवेट करेंगे इसके कारण। अगर आप ओवरऑल मार्केट देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा खराब नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप कंपोनेंट के हिसाब से देख रहे हैं, वेटेज के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको खराब ज़रूर दिखेगी। मैं वजह आपको बताता हूँ। निफ्टी के 11-12 शेयर होते हैं, उसमें से करीब 11 शेयर, बैंक निफ्टी के माफ़ कीजिए, उसमें से 11 शेयर अभी भी लाल निशान में। सिर्फ इकलौता एक्सिस बैंक है जो आज बैंकिंग में से आगे आके खड़ा हुआ है। तो आपके पास ज़्यादा नुकसान वाले शेयर्स हैं। लेकिन एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ, जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर यहाँ से छटक कर 50% शेयर भी आ गए तो आपका बेस कंप्लीट है, फिर आप एक पुल बैक दिखाएंगे। बट आपको पुल बैक का फ़ायदा ऑप्शंस के ज़रिए नहीं लेना, अभी पुल बैक का फ़ायदा फ्यूचर्स के ज़रिए लेना है। ऑप्शंस लोगे, हो सकता है आज पूरा दिन भर में पहले गला दे आपको, फिर चलाना शुरू करे, तो आप बेनिफिशियरी नहीं होंगे क्योंकि टाइम वैल्यू खाएगा। और एक और चीज़, आज बुधवार है, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो आज काफ़ी सारे लोग ना हीरो जीरो वाले ट्रेड ढूंढेंगे अभी थोड़ी देर में। तो कृपा करके हीरो जीरो वाले ट्रेड ना ढूंढेगा आज मार्केट हो सकता है ज़्यादा समय ले ऊपर आने में,
क्योंकि उसका मेजॉरिटी हिस्सा आज डीप थोड़ा करेक्शन में जा रहा है। जैसे मैंने आपको बैंक का एग्जांपल दिया कि इकलौता एक्सिस बैंक ही है, ठीक। ऐसे अगर आप बैंक भी चेक करेंगे, निफ्टी भी चेक करेंगे, तो सिर्फ 11 शेयर ही है जो तेज़ी में है। ये तो अच्छा है कि एक्सिस, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक जैसे शेयर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं। इसमें दो मेजर कंपोनेंट, रिलायंस और HDFC बैंक, एक बैंकिंग का मेजर और एक ओवरऑल मार्केट का मेजर, उन दोनों में आज आपको कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ा वेट भी करना पड़ रहा था। वो वेट हमारे काम भी आ रहा है। देखिए अब 100 पॉइंट करीब करीब निफ्टी नीचे आया और मैं वेट कर रहा हूँ 22,300 के आसपास की। थोड़ा और नीचे मिल जाएगा तो मैं तो और नीचे भी देखूंगा इसको, लेकिन मेरा बैंक निफ्टी पे कन्विक्शन हाई है। एक लॉट की जगह अभी बनती है, आगे आप अपना देख के अपने हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। ये बैंक निफ्टी ये अभी 355 पे चल रहा है, 100 पॉइंट नीचे खुला था, करीब 60-70 पॉइंट, ठीक। मेटल पैक के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है। सेल हमने सुबह डिस्कस किया था, हिंद कॉपर जो F&O बैन में है, इसके अलावा वेदांता जो आज अंशुल जी ने दिया है। अंशुल, आप मेटल्स में कोई और शेयर बताओ ना बढ़िया सा जो और अच्छा चल सकता हो। देखिए डिम्पी जी, मेटल में जो सेकंड बेस्ट पिक है वेदांता के बाद वो है नेशनल एल्यूमिनियम। मंथली चार्ट पे लास्ट मंथ देखें तो इसने फरवरी के लोस को अंडर कट करके वापस से अब 2 महीने के हाई का ब्रेकआउट दिया है। करंट वीक में भी अगर देखें तो ओपन लो था, तो प्रोबेबली हम 180 के अराउंड जाके क्लोज करेंगे। मंथली हाई क्रॉस हो रहा है, मंथली R1 भी क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ से जो मंथली रेजिस्टेंस 2 आता है वो समवेयर अराउंड 189 190 है, बट 185 के अराउंड थोड़ा सा फिबोनाची एक्सटेंशन का एक रेजिस्टेंस है। तो 185 190 तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है, इसको लॉन्ग करके चलना चाहिए। ठीक है, एक काम और करते हैं, जरा सोनी पटनायक से पता करते हैं। सोनी, जरा डिश टीवी को आप चेक करोगे, ये आज 5% ऊपर है। पिछले इसका ना 3 दिन का चार्ट दिखाना डिश टीवी का। जब से F&O बैन से बाहर, सेकंड डे भी बैन में आया, जी हमने आपको नोटिस कराया था इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है और ये सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ हो सकती है अगर चलने पर आया तो। लेकिन उसका छोटा भाई डिश टीवी ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट देने लग गया। अब 19 रुपये का हो गया, देखते देखते 2 रुपये बढ़ चुका है छोटा टिकट साइज़, बट फिर भी एक ना डेली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस को पार करने की अटेम्प्ट ले रहा है। ये जाने को 22 तक भी जा सकता है। सोनी, जरा चेक करके बताएंगे प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि 22 तक भी पहुंच जाएगा? जिस चार्ट्स पे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, 18.4 के ऊपर एक ब्रेकआउट भी है। सो मेरे ख्याल से करंट चार्ट पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो उसके अनुसार 22 के लेवल को एक बार टेस्ट कर सकता है। पोजिशनल प्ले रहेगा, 3-4 दिन के अंदर ही होना चाहिए। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर प्लेस करना हो तो आपको 17.4 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 22-23 टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। एक दो शेयर मैं आपको कैश के भी दिखाता हूँ और इस पे जरा अंशुल से रिकमेंडेशन लेते हैं और फिर बाद में कुछ से भी लेंगे। MMTC जरा चेक करना, 3-3.5% ऊपर है। अंशुल जरा चेक करके बताइए। आज सर ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल ही चल रहा है सरकारी कंपनीज में से। SJVN अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ ने नोटिस करवाया, नालको है, ये सब कुछ बेहतर शेयर्स हैं जो गवर्नमेंट के बेस्ड कंपनीज है। MMTC दिखाइए, 5% ऊपर हो गया। ये शेयर और चल सकता है क्या? मैं जब तक सर्किट चेक कर लेता हूँ, कोई पता लगे 5% का सर्किट है इसमें। जरा देखिए ना MMTC, अंशुल। देखिए डिम्पी जी, इसमें वीकली चार्ट पे 2 बहुत नैरो टाइट कंसोलिडेशन बार थी जिसकी ब्रेकआउट मंडे को आ गया था 69.50 पे। तो इसका स्विंग बेसिस पे जो टारगेट निकल के आता है वो 89 का निकल के आता है। अगर आज सर्किट भी है और अगर किसी केस में आपको मिल जाता है तो इसको लॉन्ग करके चलना चाहिए। 89-89.50 तक ये स्टॉक बहुत आराम से ऊपर जाएगा। बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, मंथली पे अभी इनसाइड है लेकिन वीकली पे 2 टाइट बार्स का ब्रेकआउट है, तो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक के लिए। लेकिन एक बुरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें 5% का सर्किट है। जैसे मेरे को जो डाउट था ना कि इसमें 5% का सर्किट होगा, वो 5% का सर्किट है। तो आज तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा जो भी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब आपको कल ही लेना होगा या जब भी खुल, जैसे भी खुल गया ये थोड़ा सा, आपको जब भी टिक दिखे खुला हुआ माना जाएगा। ठीक जी, तो देख लीजिएगा। आपको अगर सर्किट पे कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वेट कर लेना, कल के कल देखेंगे। ये तो मेरे को नोटिस हुआ एकदम से चार्ट वार्ट बढ़िया दिखे तो मैंने फटाक से पूछ लिया। सृष्टि। यस, MMTC में भी अच्छा एक्शन है, साथ ही डिश टीवी में भी। इसके अलावा डीवीज लैब पे भी एक बार नज़र डालेंगे क्योंकि यहाँ पे बोफा की रिपोर्ट आई है, कुछ ही समय पहले की रिपोर्ट है, जहाँ पे उन्होंने रेटिंग अपग्रेड के साथ साथ जो है लक्ष्य भी बढ़ा दिए हैं। बोफा ने पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग से अब रेटिंग बढ़ा के बाय कर दी है और लक्ष्य जो है 3,380 से बढ़ा के 4,025 के दे रहे हैं। सोनी, एक बार क्विकली इस पे
चार्ट चेक दीजिए। देखिए एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे फार्मा स्पेस में, पर क्या अब ये चलने के लिए तैयार है? अपडेट सोनी, आप हमारे साथ हैं डिवीज लैब पे, आपकी राय? ओके, शायद सोनी अभी हमारे साथ नहीं है, पर अंशुल एक बार आप इस पे चार्ट चेक दे पाएंगे? डिवीज लैब कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? देखिए डीवी स्लैब में काफी तेजी देखने के लिए मिल रही है। वीकली चार्ट पे डबल बॉटम का पैटर्न बना के करंट वीक में ब्रेकआउट दे रहा है। स्विंग हाई 3644 है। यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन जैसे इसके ऊपर स्टॉक निकलेगा, इसमें जो ब्रॉडर रेजिस्टेंस था 3867 का, वहां तक ये स्टॉक जाएगा। और अगर मंथली और वीकली चार्ट पे थोड़ा सा बड़ा देखें तो 1.5 साल का इसमें कप एंड पैटर्न का ब्रेकआउट है जो 3900 के ऊपर बनेगा। तो स्लो स्टडी ये एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में आना स्टार्ट हुआ है। 4 से 6 महीने का समय देंगे तो स्टॉक में बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट इमीडिएट बेसिस पे 3900 तक जा सकता है। ठीक है, इमीडिएट बेसिस पे 3900 तक जा सकता है, पर बहुत तेजी से चाल यहाँ पे आती हुई नहीं दिखेगी, धीरे धीरे यहाँ पे चाल रहेगी। इसी के साथ साथ दो, क्योंकि हम पावर स्पेस की बात कर रहे थे, अदानी पावर, आप यहाँ पे देखिए 3% की तेजी है। हमारे दो एक्सपर्ट्स ने इसको हाईलाइट किया था, अंशुल और साथ ही विनीत की भी ये कॉल थी। पर एक बार कुछ आप पीएफसी और आरईसी इन पे भी राय दीजिए, क्योंकि देखिए ये भी पावर एनबीएफसीज हैं और ये भी की बेनिफिशरीज हैं जो पूरी पावर स्टोरी चल रही है। आरईसी अब डेज हाई पे आता हुआ लगभग 1% की यहाँ पे तेजी है। पीएफसी में भी कई दिनों से अच्छा एक्शन है। कौन से नए टारगेट्स ध्यान में रख रहे हैं और क्या इसी समय कोई एंट्री के मौके ढूंढे इनमें? सृष्टि, यहाँ पे अगर आप देखें तो बायस पॉजिटिव है, लेकिन जो इस 20 डे और 50 डे एवरेज का जो बैंड है उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। अभी भी जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है वो ठीक इसके जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसी के पास ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो है ये इमिनेंट है। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़े पिकअप हो रहे हैं ऑन द डेज व्हेन द स्टॉक हैज क्लोज्ड द पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि दो टारगेट्स को ध्यान में रख के चलें। पहला है 485 का और दूसरा है 500 का। जैसे ही ये आपको 470 का जो लेवल है जहां पे अच्छा खासा कॉल बेस भी है, ये ब्रेक होते हुए नजर आएगा तो यहाँ से आपको मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आएगा ये स्टॉक। पहले हम जानते हैं कि किस तरह के मोमेंटम इन दोनों स्टॉक में देखने मिले थे, आरईसी पीएफसी दोनों में। तो आरईसी को मेरे हिसाब से 485 और 500 के जो दो लेवल्स हैं इनके लिए प्लस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 455 के करीब का निकल के आ रहा है, जिसके पास इसका 20 डे मूविंग एवरेज भी है। तो आरईसी को बिल्कुल अपने रेडार पे रखें, ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है ये स्टॉक। ठीक है, तो आरईसी को जरूर आप रेडार पे रख सकते हैं। दोनों ही काउंटर्स फिलहाल डेज हाई पे आते हुए दिख रहे हैं। पर विनीत, एक बार आपसे भी ये दोनों ही काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे। पूरी पावर थीम में आप कैसे इनको प्लेस देख रहे हैं और क्या दोनों में से कोई भी काउंटर आपको पसंद है, और अगर है तो कोई लक्ष्य जो कि आप साझा करना चाहेंगे? ये देखिए, मैं इनको थोड़ा डिफरेंटली प्ले करूंगा। पीएफसी आरईसी का जो फाइनेंसिंग कंपनीज है और हम लोग जो बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि पीएफसी आरईसी आर अ बेटर इन्वेस्टमेंट बेट देन बैंकिंग स्टॉक्स, सिंपली बिकॉज इनकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है ना, काफी सेक्युलर है। ये 12 से 13% का एयूएम अपना ग्रो करेंगे। इनके मार्जिन काफी अच्छे रहते हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट बेस काफी लो है। तो हमें लगता है कि ये दो स्टॉक्स काफी सस्ते हैं और डिविडेंड यील्ड भी काफी बेहतरीन है। और हमें लगता है कि ये स्टेडी कंपाउंडिंग स्टोरी 20% पर एनम के हिसाब से प्ले आउट होगा और इसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। पीएफसी आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं विनीत जी। आज हम देख लें कंजम्पशन वाले शेयर आज आउट ऑफ फ्लेवर हैं। नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये सारे के सारे 1.25% से लेकर 2.5% के आसपास की कमजोरी दिखा रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर में भी आज नरमी है। सुनिए, आप जरा चेक कीजिए, क्या आपको लगता है कि ये कमजोरी और एक्सटेंड होगी और क्या कहीं आपको शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं इन शेयरों में? जी डेफिनेटली अभिषेक जी, यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रहा है एंड ऑलरेडी ब्रेकडाउन भी दे ही चुका है 1200 के नीचे से। 1200 रेजिस्टेंस है, 1200 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको सेल कर सकते हैं। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है, टारगेट ऑफ 1170 1160। 1170 और 1160 के टारगेट्स के लिए गोदरेज कंज्यूमर को आप मौजूदा स्तर से
बेच के चल सकते हैं। कुछ एंजल वन जरा चेक कीजिए। हम लगातार इसमें मोमेंटम देख रहे हैं, आज भी करीब करीब 3 से 4% के आसपास की तेजी है और जब से QIP इशू इनका आया है जिसका भाव 2555 रुपये था, उसके बाद से इसमें तेजी है, 3100 रुपये को पार कर गया ये एंजल वन। क्या और चलेगा ये? देखिए पोटेंशियल बिल्कुल है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन, तो उसका ब्रेकआउट हमें 3 से 4 सेशन पहले देखने मिला था। फॉलो थ्रू भी यहाँ पे मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। एक छोटा सा कंसर्न मेरा ये है कि वॉल्यूम्स थोड़े से थिन हो रहे हैं, विच मींस कि यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। बायस यहाँ पे हो सकते पॉजिटिव ही रहे, बट वॉल्यूम्स थोड़े से थिन हो रहे हैं। तो थोड़ी सी अगर पोजिशनल बेट लेना चाहें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे जो पोजिशनल बेट के हिसाब से टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 3300 एंड वंस दैट इज टेकन आउट 3450 के जो लेवल्स हैं, इनके लिए इस स्टॉक में जो तेजी है ये बढ़ सकती है। अब जो सपोर्ट जोन है इसका वो 2975 का है, जहां पे इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। तो एक ब्रेकआउट आ चुका है, कंसोलिडेट कर रहा है विद पॉजिटिव बायस। नेक्स्ट अप मूव के लिए चाहें तो 2975 के स्टॉप लॉस के लिए 3450 तक के टारगेट के लिए इसे लॉन्ग कर सकते हैं। 2950 तक के टारगेट्स के लिए इसको लॉन्ग कर सकते हैं एंजल वन के शेयर को। अंशुल जी, आपने आज अडानी पावर को खरीदने की सलाह दी थी, करीब करीब 3-4% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। क्या आपके टारगेट्स इसमें आगे का एक बार जरा चेक कीजिए, और क्या अगर किसी को नया लॉन्ग करना है तो ये शेयर ठीक है? क्योंकि ये 4 सत्र में तकरीबन 100 रुपये चढ़ गया अडानी पावर का शेयर 600 रुपये के ऊपर। देखिए अभिषेक जी, 16 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है और अच्छे वॉल्यूम से बेस ब्रेकआउट है। आप सही कह रहे हैं कि 4 दिन कंटिन्यूअसली मूव चल चुकी है। 616 का एक रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पे, 616 के अराउंड मंथली R2 है, वहां से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा कि ये 590 का जो ब्रेकआउट है उसके नीचे जाएगा। तो 600 590 की रेंज में फ्रेश बाइंग करके रखना चाहिए। 1 से 1.5 महीने का समय देंगे तो 700 740 के जो टारगेट हैं वो आराम से टेस्ट हो जाएंगे। तो ये इंट्राडे की तरह ना करके थोड़ा सा अगर स्विंग ट्रेड पे ध्यान देंगे तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से 1:5 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। 740 700 तक का टारगेट इसमें बनता हुआ दिख रहा है। एक शेयर मैं आपको नोटिस कराता हूँ अंशुल, आपको भी ध्यान होगा, हमने पहले करीब आज से 2-2.5 महीने पहले हमने उस शेयर को नोटिस कराया था, तो बहुत बढ़िया मूवमेंट आया था। उस शेयर का नाम था SBC एक्सपोर्ट्स। एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाइए, 32 रुपये का। इसका ना आप मंथली वाला चार्ट दिखाना, मंथ वाला, आपको उससे पता लगेगा। ये शेयर 20-22 का जब बेस बना था ना, मंथ वाला दिखाना, जब 20-22 का बेस बना था तभी हमने आपको ये नोटिस कराया। थोड़ा और चीज़ पीछे जाओ, आप जाओ करीब 4 महीने का या 5 महीने का, 6 महीने का दिखाओ, तब आपको थोड़ा और क्लियर होगा। तब आपके 20 का जो बेस बनने का 32 तक गया और इसमें बोनस की एक एडजस्टमेंट हुई। मैंने अभी चेक किया कि इसमें बोनस की एक एडजस्टमेंट हुई थी, यानी कि हर 2 शेयर पे आपको 1 शेयर का बोनस भी मिला था इसमें, तो आपके पास पैसे आए होंगे। और उसके बाद यहाँ पे शेयर वापस अपने बेस को टेस्ट करने के लिए आया, यानी कि 20 रुपये वाले बेस को। अब फिर से चलने के लिए तैयार हो रहा है क्या, एक बार ये समझना है मेरे को अंशुल। ये वही बेस एरिया है जहाँ से ये मूवमेंट देता है, यानी कि 20-22 रुपये वाला बेस है। ये बोनस एडजस्टमेंट्स करने के बाद नीचे आया हुआ शेयर है, वापस चलेगा क्या? मेरा अपना टारगेट है वो करीब पहले 25 फिर बाद में 32 का ही है। देखिए डिम्पी जी, इसमें 6 महीने की कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप मूव रहा था और 3385 पे इसने पीक किया था। उसके बाद से 2 महीने का करेक्शन है और इस पूरे करेक्शन में वॉल्यूम कंप्लीटली मिसिंग है, यानी केवल रिटेल जो इन्वेस्टर था उसने बड़ी प्रॉफिट देके प्रॉफिट बुकिंग की है। जो इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी है या स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं वो नहीं निकले हैं इस शैलो करेक्शन में, बल्कि लॉन्ग पोजिशंस ऐड हुई हैं। 2 हफ्ते की इनसाइड बार की फॉर्मेशन थी और लास्ट वीक में अगर आप देखें तो एक्सट्रीमली टाइट रेंज थी, 1% के आसपास की रेंज थी और वहां से ब्रेकआउट आ रहा है। तो स्टॉक में जिसको हम कहते हैं स्लिंग शॉट, वो वाला मूव 25 रुपए तक आ सकता है। इसके ऊपर जो स्विंग हाई 33.85 बना है, बिल्कुल आपके टारगेट सही है, यहाँ तक आता हुआ दिखेगा। एक्सटेंशन इसको 3385 के ऊपर मिलेगा, तब 40 से 42 तक के टारगेट मिलेंगे। तो ये स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म बुल रन में एक शॉर्ट टर्म करेक्शन था, करेक्शन एंड होके बिल्कुल लो रिस्क एंट्री आपको मिल रही है। यहाँ पे लेके इसको 4-6 महीने के लिए छोड़ना चाहिए स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के तौर पे। इसलिए हमें कहते हैं कि आप ईटीएन स्वदेश देखते रहिए, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, स्विंग, सब तरह के शेयर्स हम आपके सामने रखेंगे। अब 20-22 रुपये का शेयर है, मान लो आपने 2 रुपये का स्टॉप लॉस दे भी दिया, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने मान लो 2 रुपये का स्टॉप लॉस दे भी दिया, 19 का और 18 का, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 32 और 42 तक के टारगेट अंशुल आपको बता रहे हैं।
तो आपके पास तो ऑलमोस्ट पैसा डबल होने के लिए भी है। तो आपको बस अच्छे से शेयर को पकड़ना। मैं फिर से बोलूँगा, मार्केट इस समय ऐसा नहीं है कि आप कोई भी शेयर खरीद लो, अच्छे से शेयर को खरीदोगे काम बनता जाएगा। इस पर भी 5% का सर्किट है, ध्यान रखा जाए। आगे बढ़ें थोड़ा। इसके अंदर एक और शेयर है जिसको मैं बार बार नोटिस कराता हूँ, आपको आज फिर से नोटिस कराता हूँ, वो है टाटा केमिकल्स। आज फिर से हरे निशान में है, जबकि निफ्टी अभी भी 80 पॉइंट नीचे है। एक और पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर जो करेक्शन है वो 47,300 तक लेके आ चुकी है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस एरिया है जहाँ पर बैंक निफ्टी आके अब रुक गया है। अब देखते हैं इसमें और क्या होगा आगे चल के। एक दो शेयर और भी लिस्ट में है, मैं ज़रा वो भी नोटिस कराता हूँ। ज़रा दिखाइए आप। ऑयल इंडिया 4%, ये मेरे से मिस हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ। मैंने थोड़ी देर पहले इसको नोटिस कर रखा था, जब तक मेरी टर्न आती तब तक तो ये शेयर चल के एकदम से डेज हाई पे आ गया और थोड़ा मेरे से मिस हो गया ऑयल इंडिया। एक बार ज़रा इस पर आपकी रिकमेंडेशन कुछ, ज़रा आप इसको चेक करेंगे क्या? तो बहुत ही ब्यूटीफुली प्लेस्ड है डिम्पी। हो सकता है कि इंट्राडे के लिहाज से मिस हो चुका हो, बट अगर हम पोजिशनल सेटअप देखें तो यहाँ पे काफी अच्छा मूव है। और आज का जो मूव है ये स्टॉक को एक नई टेरिटरी में लेके जा चुका है। 640 का इसका रादर एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, काफी स्ट्रांगली उसे आज क्लोज किया है। जितना ओपनिंग में समय हुआ है उस हिसाब से वॉल्यूम भी काफी अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई फ्रेश एंट्री चाहे तो इस ब्रेकआउट के साथ बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे 675 और 695 के दो टारगेट्स बनेंगे आपके लिए। और जो 640 का रेजिस्टेंस जोन था उसके जस्ट नीचे अब आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चले करीब 635 के आसपास। तो इसमें मोमेंटम काफी अच्छा आया है आज। फॉलिंग मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, तो आई थिंक ये मोमेंटम जो है इस स्टॉक में कंटिन्यू रह सकता है। मैं एक शेयर जिसके बारे में आपको नोटिस करा रहा था, ऑलमोस्ट तो सर्किट पे पहुंच ही गया। SBC एक्सपोर्ट्स अभी ये 2-2.5% था, वो करीब 5% है। इससे 5% का ही सर्किट है, तो आज ये अपने सर्किट पे लग गया। आज हमसे दो शेयर ऐसे हमको दिखे जहां पर आज सर्किट फ्रीज हो गए 5% के। पहला MMTC, और अब ये भी ऑलमोस्ट सर्किट पे लग गया है, 5% पे लग जाएगा। 4.46 आपको दिख रहा है, ये एडजस्ट होते होते सर्किट पे पहुंच जाएगा। ठीक है जी, करें क्या? 5% के सर्किट लगे हुए हैं तो आपको आज के मोमेंटम तो नहीं मिलेंगे, बट फिर भी आप थोड़ा देखभाल के आराम से काम करते रहो। आपको जहां जहां अच्छे सौदे मिले ज़रूर पंच करो, ज़रूर देखो। मार्केट के अंदर अभी ऐसा कोई क्रैक नहीं है जिससे आप डरें और आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक दो शेयर और पता कर लेते हैं। एक बार ज़रा जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ दिखाएंगे। जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ के नाम से कंपनी है, 900 कुछ का शेयर होगा, ये 922 रुपये के आसपास का। सोनी एक बार ज़रा इसको आप चेक करना, जय बालाजी को। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है। और यहाँ पे एक बार अगर रेजिस्टेंस क्रॉस कर पाता है अराउंड 940 950, तो उसके ऊपर बाई करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ पे MACD का एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस अभी जस्ट आ रहा है और एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है। 100 EMA के सपोर्ट के साथ बाउंस कर रहा है। 890 का एक अच्छा सपोर्ट है, बट रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करता है उसके ऊपर ही आप बाई कीजिए, तो वो एक कंफर्म रहेगा कि यहाँ से एक टेम्परेरी बॉटम आउट हुआ है। सो 950 के ऊपर आप बाई कीजिए, बाउंस करेगा अगेन टुवर्ड्स 1000-1050 के रेंज के लिए आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो यहाँ पे कंडीशनल बाय बन, ठीक है, कंडीशनल बाय है। मार्केट खुले हुए करीब करीब आधा घंटा आ चुका है, लेकिन आधे घंटे के अंदर अगर आप बाजार देखेंगे जस का तस बना हुआ है। 80 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी के अंदर, मोटा मोटी यही आपने शुरुआत में देखी थी। अभी भी आपको 80 पॉइंट की गिरावट दिखेगी। बाजार अपने आप को रोकेगा, 22,300 को ब्रेक नहीं करने देगा। और आज का जो लो लगा 340 का लगा है, ध्यान दीजिएगा। हम 300 की वेट करने के लिए बैठे हुए हैं, नहीं मिलेगा तो छोड़ दूंगा मैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, बैंक निफ्टी भी हम 47,300 पे हैं और 47,300 पे ही हमको टेस्ट करा चुका है। हम ऑलरेडी, मैं अपने पॉइंट से बोल रहा हूँ, एग्जांपल के लिए, मैंने लिया भी या नहीं है, बट अपने एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपको 3 लॉट लेने हैं तो आप 1 लॉट ले लीजिएगा 47,300 पे, फिर 47,000 का स्टॉप लॉस लगा के बैठना। 2 लॉट की जगह छोड़ दो फिलहाल के लिए। एक शेयर में आपको और नोटिस कराया था, डिश टीवी हमने पता किया था 4% ऊपर था, अभी 8% करीब करीब ऊपर आ चुका है। ये शेयर बस आपको नोटिस कराना था। और हो सकता, इस पे 20% का सर्किट है, हाँ बाय द वे, इस पे 20% का सर्किट है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आज दिन में और मोमेंटम दिखाए। एक्चुअली जिनको जी से डर लगता है वो डिश टीवी स्मॉल टिकट साइज़ है, कहने को अलग अलग बोर्ड हैं, अलग अलग कंपनीज़ हैं, लेकिन फिर भी ग्रुप एक जैसा ही लगता है, तो इसलिए आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। और मेरे को इसमें कुछ नहीं कहना, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ट्रेड कीजिएगा। सृष्टि टीवी यहाँ पे अच्छा एक्शन ज़रूर है, पर इसके अलावा कुछ FMCG काउंटर्स पे भी फोकस डाल लेते हैं, क्योंकि आज जो
निफ्टी की गिरावट को लीड कर रहा है वो है नेस्ले इंडिया, जहां पे 2.5% की गिरावट है। इसके अलावा HUL में भी 1% की कमजोरी है और शुरुआती टिक के बाद जो अभी लगभग आधे घंटे में जो कमजोरी है वो गहराती हुई दिख रही है। एक बार अंशुल, आप कोई FMCG का नेम हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए नेस्ले में तो ओपनिंग टिक के बाद लगभग करीब 2.5% की गिरावट रही। इसके बाद मैरिको, डाबर, इन सभी को देखें तो अपने प्रीवियस डेज के जो लोज थे उनको भी ये काउंटर्स तोड़ते हुए नजर आए हैं। कोई स्टॉक जहां पे कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए? देखिए सृष्टि जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर में मंथली चार्ट पे जो सपोर्ट है 2230 के आसपास है, तो यहाँ से हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 2260-65 की जोन में। 2230 का टारगेट लेते हुए स्टॉप लॉस यहाँ से 2290 का बनेगा। तो जो वीकली चार्ट है वहाँ पे जो है काफ़ी गिरावट है और HUL में आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये फिलहाल राय आती हुई। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स पे देखें तो आज लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में भी गिरावट है। HDFC लाइफ करीब 1.6% की गिरावट दिखा रहा है और सन फार्मा यहाँ पे इतनी गिरावट नहीं थी, पर धीरे धीरे करके 1.7% की गिरावट है। सोनी, एक बार आप इस पे राय देंगी, सन फार्मा क्या और थोड़ा कमज़ोर हो सकता है इन स्तरों से? ये यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है, हालांकि पूरे एंटायर फार्मा स्पेस में आज थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा है, सो मेरे ख्याल से थोड़ा अवॉइड कीजिए। सन फार्मा, डीवीज सारे यहाँ पे थोड़ा सा डे लो मार रहे हैं, सो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे 1600 अगर ब्रेक होता है तो ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जोन में अगर सस्टेन करता है यहाँ पे तो आपको 1570 के रेंज पे नजर आ सकते हैं, सो थोड़ा सा अवॉइड करना बेटर है। हाल सन फार्मा अवॉइड करना है। पर सोनी, एक और फार्मा काउंटर में चाहती हूँ आप चेक करें, वो है औरोबिंदो फार्मा। ओपनिंग के बाद ही यहाँ पे जहाँ सन फार्मा में गिरावट है, औरोबिंदो फार्मा में कई सारे ओपनिंग टिक्स आए हैं। फिलहाल 1% की तेजी है। यहाँ पे कोई टारगेट्स जो कि आप सामने रखना चाहेंगे? और फार्मा यहाँ पे एक इनफैक्ट कॉन्ट्रा बेट है और यहाँ पे जैसे सारे फार्मा बिहेव कर रहे हैं आज, और फार्मा में एक ब्रेकआउट है 1100 के ऊपर। 1100 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 1140 1150 टारगेट बनेगा। 1140 एंड 1150 ये टारगेट्स आपको औरोबिंदो फार्मा में ध्यान रखने हैं। यहाँ पे जो बुलिश व्यू है वो बरकरार है। एक बार गुजरात गैस, यहाँ पे भी देखिए प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम देख रहे थे पिछले 2 से 3 दिनों में जितने भी OMCs काउंटर है वहाँ पे अच्छा एक्शन है। गुजरात गैस ने थोड़ा सा मोमेंटम चालू ज़रूर किया है, पर कुछ यहाँ पे क्या आपको लगता है कि ये चाल कंटिन्यू रहेगी और गुजरात गैस में कोई लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट करने चाहिए? देखिए आज मोमेंटम बिल्कुल है और मार्केट के विपरीत जाके मोमेंटम है तो थोड़ा इंकरेजिंग लगता है, बट मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करें। इसके 2-3 कारण हैं। पहला ये कि इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है, पिछले 5 सेशन से स्टॉक ने उसी लेवल के आसपास रेजिस्ट किया है। अभी भी अगर आप देखें तो उस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। दूसरा ये कि जो कुछ प्रीवियस हाइज बनते हैं उनको टेक आउट नहीं कर पा रहा है, विच मींस द स्ट्रेंथ इन द रैली इज मिसिंग। तो ओवरऑल सेटअप जो था ये फॉलिंग ही था। एक रिबाउंड का अटेम्प्ट है और रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है, तो मेरे हिसाब से 550 का जो लेवल है इसका वेट करें। 550 क्रॉस होने पे इस स्टॉक में जो मोमेंटम है ये बढ़ेगा। वंस दैट इज टेकन आउट, यहाँ पे 565 तक के लेवल भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी वेट एंड वॉच की रणनीति होगी यहाँ पे। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो यहाँ पे 540 के करीब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके इसमें बने रह सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है। गुजरात गैस आप इसको रेडार पे ज़रूर रखें। पर क्योंकि डिम्पी जी ने हाईलाइट किया था टाटा केमिकल्स, वहाँ पे पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है कि इसी स्पेस से रिलेटेड दूसरा काउंटर है GNFC, जहाँ पे प्राइस एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार सोनी आप इसका चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से 3 स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं। अभी भी फिलहाल स्टॉक डे हाई पे है, 2% की तेज़ी। यहाँ पे कोई ट्रेड? डेफिनेटली यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 650 स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं 700 710 टारगेट्स के लिए। 710 तक के टारगेट्स, 650 का स्टॉप लॉस GNFC में। थोड़े स्टॉप लॉस जो है 20 रुपए नीचे है। यहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स में पोजीशन ले रहे हैं तो आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, पर रिस्क रिवॉर्ड जो है काफ़ी अच्छा बन रहा है। लगभग 40 पॉइंट्स
की तेज़ी, तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। इस बीच मार्केट्स को देखें तो इंडेक्स लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। निफ्टी बैंक अभी भी 200 अंकों की यहाँ पे गिरावट हमें आती हुई दिख रही है, हालांकि निफ्टी 80 पॉइंट्स कमज़ोर है। ओएमसीज, मेटल्स और कुछ आईटी काउंटर्स जो हैं अच्छा एक रीबाउंड दिखा रहे हैं। हालांकि गिरने वाले शेयर्स में जितने भी एफएमसीजी काउंटर्स हैं, आप देखें इन्फ्लेशन छोटी छोटी करके कई सारी कमोडिटीज़ में आ रहा है। कोकोआ, कॉफ़ी, मिल्क प्राइजेस, ये सभी का इम्पैक्ट जो है हम शायद फंडामेंटली एक इन सभी काउंटर्स पे देख रहे हैं और इनमें गिरावट भी आ रही है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग हालांकि आज कुछ रियल एस्टेट काउंटर्स में भी हो रही है, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबरॉय रियल्टी जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो कि 2 से 2.5% गिरे हुए हैं। पर इस बीच हम आरईसी की बात कर रहे थे जहाँ पे 1% की तेज़ी थी। अब देखते ही देखते देखिए वहाँ पे 2% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। तो आरईसी में कुछ की भी हमने राय ली थी, यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं। पर एस्कॉट्स ये एक काउंटर है जो कि शायद आप चार्ट्स पे देखेंगे तो 2.5% की तेज़ी दिखा रहा है। अंशुल, एस्कॉट्स यहाँ पे कोई चार्ट चेक देना चाहेंगे? हालांकि ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े कल परसों ही आए थे, अच्छे नहीं थे, पर कमेंट्री बहुत अच्छी थी और ये हम अपने दर्शकों के लिए हाईलाइट भी कर रहे थे कि नंबर्स के दम पे नहीं बल्कि कमेंट्री के दम पे आप यहाँ पे भरोसा ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन कम होगा क्लैरिटी आएगी। फंडिंग के बाद जो है अच्छे मॉनसून की भी उम्मीद लगाई जा रही है और फंडामेंटली एक ट्रिगर रह सकता है एस्कॉट्स कुबोटा के लिए। एक बार अंशुल चार्ट चेक आप देना चाहेंगे? 3000 के जो लेवल्स हैं उनको फिर से वापस पाने की कोशिश है एस्कॉट्स की, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए सृष्टि जी, एस्कॉर्ट्स की अगर मंथली चार्ट पे देखें तो बहुत पिक्चर क्लियर होगी। 5 महीने की नॉन स्टॉप रैली थी 83% की, उसके बाद 6 महीने का करेक्शन आया स्टॉक में और ये 6 महीने का करेक्शन केवल 17% था। 83% रैली करने के बाद 17% करेक्शन बहुत छोटा सा करेक्शन होता है और शैलो वॉल्यूम्स के साथ करेक्शन था। करंट मंथ में फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है मंथली चार्ट पे, तो इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। 3000 का स्तर ये बहुत आराम से छू लेगा, लेकिन जो इसका स्विंग ऑल टाइम हाई है या स्विंग हाई है मंथली चार्ट पे 3440, ये उन टारगेट्स को टेस्ट करने जा रहा है। तो अगर एकदम शॉर्ट टर्म 1 से 2 दिन का व्यू है तो 3000 का टारगेट लीजिए, लेकिन अगर 1.5 से 2 महीने का समय दे सकते हैं तो 3440 जो इसका ऑल टाइम हाई रहा है उसको बहुत आराम से स्टॉक टेस्ट करेगा। ठीक है, 3440 वहां तक भी जाने की संभावना है स्कॉट्स कुबोटा में। लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए पैसे कहां पर बनेंगे, अब ये जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। ऑप्शन का बेहतरीन ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 5paisa.com के रुचित जैन। रुचित जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज कहां पर मौके बन रहे हैं, इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं या फिर स्टॉक्स? जी वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। अभिषेक जी, इंडेक्स तो हमने कल भी बात की थी कि मोर एक कंसोलिडेशन लग रहा है 1 से 2 दिनों का, क्योंकि डेटा देखे तो 22,500 के कॉल राइटिंग हमने कल से ही देखी है। तो जब तक वो सरपास नहीं होता तब तक कोई सिग्निफिकेंट मूव इंडेक्स पे एक्सपेक्टेड नहीं है। बट ये 1-2 दिन के कंसोलिडेशन में आज भी देखेंगे तो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर ट्रेडिंग आइडियाज मिल सकते हैं वहाँ पे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे आज, श्रीराम फाइनेंस पे आज मेरी बाइंग की सलाह है। एक बुल कॉल स्प्रेड देना चाहूंगा यहाँ पे। स्टॉक ने प्रीवियस हाई निकाले हैं, प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी बेहतर है, डेरिवेटिव्स में भी हम अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे 2600 का कॉल ऑप्शन ये सीरीज का खरीदारी करने की सलाह रहेगी और सामने हायर लेवल्स यानी 2700 का कॉल ऑप्शन बेचे तो आपका जो नेट प्रीमियम आउटफ्लो है वो थोड़ा कम होगा। 23 रुपए का नेट प्रीमियम आउटफ्लो रहेगा जिसपे 9 रुपए के स्टॉप लॉस और 51 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 4200 का रिस्क और सामने 8400 के प्रॉफिट पोटेंशियल है, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा इसमें। ठीक है, तो श्रीराम फाइनेंस हम देख रहे हैं कि 3-3.25% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। 2600 वाली कॉल खरीदनी है, उसके ऊपर वाली कॉल बेचनी है 2700 वाली। अधिकतम मुनाफा 8,400 रुपये और अधिकतम जो नुकसान होगा वो होगा 4,200 रुपये का। बढ़िया, 3% ऊपर ये शेयर है, लेकिन रिस्क अपना समझ के और वित्तीय अनुशासन को बिल्कुल फॉलो करके ही आपको एफएनओ में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपये का, तो ये ध्यान जरूर दीजिएगा आप। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है वो ये कि गर्मियों की सीजन में बिजली की सप्लाई में कमी ना आए, इसके लिए सरकार एक्शन में आ गई है।
ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, कुछ तैयारी कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, गर्मियों की शुरुआत हो गई है और इस बार ये चुनावी मौसम भी है, लिहाजा सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि वो देश भर में पर्याप्त बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करे ताकि पावर कट की स्थिति कहीं ना हो। लिहाजा ऊर्जा मंत्रालय ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चा की गई है और कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला ऊर्जा मंत्रालय ने लिया है वो दरअसल इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में लिया है, जिसमें कि ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 11 का इस्तेमाल किया था। अब उसकी मियाद को बढ़ाकर सितंबर 2024 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि वो तमाम पावर प्लांट जो कि इंपोर्टेड कोयले पर चल रहे हैं उन्हें सितंबर 2024 तक 100% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करना होगा। साथ ही साथ पावर जनरेशन कंपनीज को इस बात की इजाज़त दी गई है कि अगर उनके पास सरप्लस पावर है तो वो पावर एक्सचेंजेस के जरिए उसकी बिक्री कर सकती हैं। गैस बेस्ड पावर प्लांट के मसले में यह फैसला किया गया है कि कुछ क्षमता के गैस बेस्ड पावर प्लांट को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, खासकर क्रंच पीरियड के दौरान। और ऊर्जा मंत्रालय इस बात की फिजिबिलिटी भी तलाश कर रहा है कि क्या गैस बेस्ड पावर प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 11 का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। साथ ही साथ सभी राज्यों को और पावर जनरेशन कंपनीज को इस बात का स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो गर्मियों के सीजन में जो उनके पावर प्लांट्स का प्लान मेंटेनेंस होता है, जिस दौरान पावर प्लांट्स को शट डाउन किया जाता है, वो ना करें, बल्कि इसे मानसून सीजन में कर लें जब डिमांड में कमी आएगी। साथ ही साथ जो नॉन ऑपरेशनल पावर प्लांट्स हैं, करीब 5200 मेगावाट की कैपेसिटी के, जो कंसर्न पावर जनरेशन कंपनीज हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि वो फिजिबिलिटी तलाशें कि कम से कम समय में उसको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाए। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय ने ये भी फैसला लिया है कि जो कैप्टिव पावर जनरेशन प्लांट्स हैं उनके पास अगर सरप्लस पावर है उसका भी इस्तेमाल गर्मियों के सीजन में किया जाएगा। तो ये तमाम ऐसे डिसीजंस हैं जिस पर ऊर्जा मंत्रालय ने आगे बढ़ने का फैसला लिया है। मकसद ये है कि बिजली की पर्याप्त उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित की जाए गर्मियों के सीजन में। ठीक है प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जैसे गर्मी वाला मैटर आपको मालूम ही है, सरकार थोड़ी एक्टिव है और बिजली से निपटने के लिए, उसकी अगर कमी है तो उससे निपटने के लिए पूरी तैयारियों का लेखा जोखा पूरा प्रकाश आपको यहाँ पे बताते हुए दिख रहे हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, सिर्फ 60 अंकों की गिरावट रह गई है, 20 पॉइंट की रिकवरी हुई है निफ्टी पर, लेकिन बैंक निफ्टी ठीक है और बैंक निफ्टी के अंदर भी रिकवरी हो चुकी है करीब 100 पॉइंट की। ये 250 पॉइंट से सिर्फ 150 पॉइंट की गिरावट रह गई है और 47,300 से हम ऑलमोस्ट 47,400 की तरफ आ गए। तो 100 पॉइंट ऑलरेडी हम कमा चुके हैं पर लॉट कैलकुलेशन, जो मैंने आपको बताया था। ऑप्शंस वाले ना आए अभी, ऑप्शंस वालों का टाइम लैग मारेगा, सिर्फ फ्यूचर्स वाले ही आ पाएँ, जो जिनको आना है वो भी 3 चरणों में आएंगे। पहले हर 100-150 पॉइंट के अंदर आपको एंटर करना होगा, लेकिन मेरा ऐसा कन्विक्शन है, मेरे को डाटा देख के ऐसा लग रहा है, एक्सपर्ट्स की एडवाइस से ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी बड़ा या मूव आपको दे सकता है। HDFC बैंक एक बार ज़रा नोटिस करवाइएगा, 1480 के आसपास चल रहा है, इसने सिर्फ अपनी गिरावट को अब 1 रुपया कर रखा है। ये पहले भी ज़रा कमज़ोर नहीं था, आज इसमें सिर्फ 1 रुपये की गिरावट है अभी तक, तो ये डेज हाई पे आ गया। एक चीज़ मैं आपको और नोटिस कराता हूँ, जो बैंक के बारे में इतना भी बता ही दिया, अभी भी एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से देखेंगे तो 11 शेयर लाल निशान में, छटक के अभी तक कोई शेयर इस तरफ नहीं आया, 12 में से 11 शेयर लाल निशान में है। ठीक, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कम से कम 5 शेयर इस तरफ आ जाएं तो आपका काम बन जाएगा। ये रेशो भी मैंने आपको उस समय बताई थी, आपको 150 और 30 बताया था और एक कहा था कि इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा है, ये इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे करके मार्केट में भी दिख रहा है, क्योंकि इससे आप स्क्वीज़ नहीं कर पाओगे, दबा नहीं पाओगे। ठीक जी, आगे बढ़ते हैं। अंशुल जैन से एक काम और कर लेते हैं, फटाक जल्दी से पता कर लेते हैं। अंशुल, ये HDFC पे ट्रस्ट रखे ना अपना बरकरार, क्योंकि यही बेड़ा पार कराएगा। HDFC नहीं आया तो हम फेल हो जाएंगे फिर। बिल्कुल डिम्पी जी, मंडे क्लोजिंग शो में भी मैंने इसको BTST और शॉर्ट टर्म के लिए दिया था। देखिए इसमें 39 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न बना है डेली चार्ट पे और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। कल हल्का सा लो डिग्री चार्ट्स पे इसने रिट्रेस किया था और आज फ्रेश अपमूव दे रहा है। तो यहाँ से फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं, पुराना पड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं। यहाँ से इमीडिएट एकदम रेजिस्टेंस 1510 पे है, उसको टेस्ट करेगा। उसके ऊपर जब फॉल आई थी तो एक गैप छूटा हुआ है 1530 के आसपास, तो 1510 1530 ये दो इमीडिएट टारगेट हैं और ये टारगेट अचीव होते होते 48,000 तो ये बैंक निफ्टी को टच करा ही देगा और थोड़ा सा एक्सटेंड करता है तो
500 भी हम निकल जाएंगे। तो एचडीएफसी बैंक इकलौती वजह है जहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ऊपर की तरफ चलेगा। ठीक है, एचडीएफसी बैंक को लेकर ये व्यू, कल हमने अच्छी तेजी देखी, 1478 रुपए का भाव है। लेकिन एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर आइए, आज इसकी लिस्टिंग हुई है। जम्मू कश्मीर बेस्ड ये कंपनी है और हमने छोटी लिस्टिंग गेन की उम्मीद जताई थी एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स में, और करीब करीब आप देखिए 7-8% ऊपर, 7-8% के प्रीमियम पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 226 रुपए का भाव है। आईपीओ की अगर हम बात करें तो करीब करीब 80 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था। उसमें रिटेल के अगर आप पोर्शन की बात करें तो करीब करीब 50 गुने के आसपास का सब्सक्रिप्शन आया था। बढ़िया कंपनी है, ब्रिज बनाती है, टनल्स बनाती है, स्लोप्स बनाती है पहाड़ों में, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो वहाँ पर इनको महारत हासिल है और अभी तक ये जम्मू कश्मीर तक सीमित है। और ये अच्छी चीज़ भी है कि वहाँ पर इनकी जो पैठ है लगातार मजबूत हुई है। सरकार के लिए ये काम करते हैं एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर। तो ठीक ठाक सधी हुई लिस्टिंग। हमारी जब आस्था से बातचीत हुई थी तो उन्होंने लंबी अवधि के लिए इसमें पैसे लगाने की सलाह दी थी और यही कहा था कि छोटे मोटे लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया बेट साबित हो सकता है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का ये शेयर। 7% ऊपर लिस्टिंग आज हुई है। बाजार का मूड भी थोड़ा सा आज कमजोरी है, थोड़ा सा सुस्ती वाला है। उस बीच में ये लिस्टिंग 210 रुपए का इसका इशू प्राइस था, लेकिन सब्सक्रिप्शन आया था दमदार, क्योंकि इशू साइज जो था वो छोटा था। 130 करोड़ रुपए के आसपास का ही इसका साइज था, उसके चलते सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ा आया। लेकिन लिस्टिंग उस सब्सक्रिप्शन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो उतनी आकर्षक आप नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि पॉजिटिव लिस्टिंग 7-8% ऊपर फिलहाल ये शेयर लिस्ट हुआ और अब ये 11-12% ऊपर कारोबार कर रहा है। 235 रुपए का भाव है, 210 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले।